आई होप आपने इस सीरीज का पिछला पार्ट देख लिया होगा, नहीं देखा है तो नीचे वाले डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम लोगों को दिखाया जाता है लाइब्रेरी का सीन, जहाँ पे जो हमारा रोल होता है वो लाइब्रेरी के अंदर एंटर कर जाता है और बोलता है कि जो सेकंड फ्लोर है यहाँ पे बहुत ज्यादा यूजफुल स्किल बुक्स हैं कंपेयर करें अगर फर्स्ट फ्लोर से, यानी कि सेकंड फ्लोर में उसको ज्यादा अच्छी बुक्स मिली। वहीं हम देखते हैं पीछे से एक दो लोग बातें कर रहे होते हैं कि तुमने अभी अभी देखा यहाँ पे क्या हुआ, वो जो लड़का था वो कितनी तेज भागा जब उसे किसी घोस्ट ने स्लैप किया। वो लड़की बोलती है हाँ मैंने देखा। बाय द वे गाइस आप लोगों को बता दूं वो जो फेयरी टेल यानी कि बटरफ्लाई लाइक क्रिएचर था वो और किसी को नहीं दिखता है, वो लाइक जो नॉर्मल पीपल है उनके लिए वो इनविजिबल चीज है। फिर उसके बाद जो रोल होता है वो अपने मन ही मन में बोल रहा होता है कि क्या कोई घोस्ट, क्या इसका मतलब ये है कि यहाँ पे कोई स्पेशल स्पेल कास्ट डाला गया है जिससे कि यहाँ की प्रोटेक्शन हो पाए यहाँ पे लाइब्रेरी में। ऐसा कुछ मेरे ख्याल से तो नहीं होना चाहिए, क्या पता ये कोई सच में घोस्ट स्टोरी हो। खैर मुझे इन सब से क्या लेना देना। फिर इसके तो में दिखाया जाता है कि वो जो फेयरी होती है वो बोलती है कि आज यहाँ पे स्टूडेंट सच में बहुत ज्यादा डिस्टर्ब कर रहे हैं, क्या ये सच में पढ़ भी रहे हैं। फिर उसके बाद तो किसी तो बुक की तरफ को देखती है जहाँ पे उसको पता चलता है कि उस बुक का ऑरा कम हो रहा है। एंड देन उसके बाद उस बुक के पास जाती है और बोलती है कि क्या ये मेरी फैटिक को और ज्यादा रिलीव नहीं कर पाएगी, क्या इसका मतलब ये है कि मुझे किसी और बुक की तरफ जाना पड़ेगा। अब ये जो ग्रेट स्पेल बुक है इसने मुझे 1000 ऑफ ईयर्स तक रखा है, मुझे इसी टाइप की सिमिलर लेवल की कोई और बुक ढूंढनी पड़ेगी ताकि मैं उस पर रह सकूं। बाय द वे फेयरी की स्टोरी क्या है ये आपको आगे तो पता चल ही जाएगा। एंड देन उसके बाद वो बोल रही होती है कि ऑलमोस्ट सारी की सारी जितनी बुक्स हैं वो सारी की सारी लो क्वालिटी बुक्स हैं, मैं इनमें से किसी भी बुक में 1 साल से ज्यादा सरवाइव नहीं कर पाऊंगी। क्या ये मेरा एंड है? नहीं, मैं इतनी जल्दी नहीं जा सकती हूँ, मुझे यहाँ पे कोई और बुक ढूंढनी पड़ेगी जिसमें सेम लेवल का ऑरा हो। एंड देन उसके बाद उसको ऐसा फील हो रहा होता है कि सडनली उसने उसी लेवल की कोई हाई ऑरा वाली बुक को फील किया। एंड वो बोलती है कि आखिर ये ऑरा कहाँ से आ रहा है, और उतने में ही वो देखती है हमारे रोल को। एंड वो लाइक एकदम जल्दबाजी में रोल की तरफ को जाने लग जाती है और बोलती है कि यही इसी की तो मुझे जरूरत थी, क्योंकि वो उस बुक से उस लेवल का ऑरा फील कर पा रही होती है। वहीं जो अपना रोल होता है वो बुक्स को ढूंढ रहा होता है और बोलता है कि यूनिक स्किल बुक को ढूंढना सच में बहुत ज्यादा हार्ड है, मैं ये यूनिक स्किल बुक को ऐसे यूज नहीं कर पाऊंगा जब तक मैं उसे ढूंढ नहीं लेता हूँ। वो बोलता है कि मुझे एटलीस्ट 1 साइकोकाइनेटिक स्किल बुक ढूंढनी ही पड़ेगी, मैं ये इन्फॉर्मेशन बहुत सारे साइकोकाइनेटिक यूजर से पूछ रहा हूँ और उनमें से एक साइकोकाइनेटिक यूजर होता है वो दोस्त इसका, लाइक नॉट दोस्त जो कि इसका पीछा कर रहा होता है इस स्कूल में। वो बोलता है कि इस टाइप की बुक ढूंढना सच में बहुत ज्यादा मुश्किल है, मुझे उसके बारे में थोड़ा और इन्फॉर्मेशन निकालनी चाहिए थी, और बोलता है कि मुझे यहाँ पे ढूंढता रहना पड़ेगा। फिर उसके तो उसे एक बुक मिलती है जो कि होती है रैंक सी एक्रोबेटिक हॉर्स इक्वेशन, जो कि एक कॉम्बैट स्किल बुक होती है। वो बोलता है कि इसमें मुझे आर्टिस्टिक ब्रेस्ट टच आर्ट स्किल मिली और मुझे इसको लेना पड़ेगा और इसको मुझे अपने डेस्क में रजिस्टर करना पड़ेगा। वो बोलता है कि यहाँ पे बहुत सारे सेट नंबर ऑफ स्किल स्लॉट्स हैं, तो मुझे नेचुरली किसी एक स्किल स्लॉट को डिलीट करना पड़ेगा ताकि मैं इस वाली स्किल को अप्रूव कर सकूं। मुझे इस अनयूज्ड स्किल को अपने स्किल डेस्क में रजिस्टर करना पड़ेगा। एंड देन उसके बाद वही उस बुक के साथ अपना कॉन्टैक्ट बनाता है और उसके अंदर जितनी भी चीजें होती है उसको रजिस्टर करना शुरू कर लेता है। वो बोलता है कि नाइस इट्स टेकिंग इट इन, यानी कि ये अपनी जितने भी उसकी पावर्स होती है उसको अंदर ले रहा है, स्किल्स को अंदर ले रहा है। और उसके बाद वो बोलता है कि इसमें रजिस्टर होने के बाद जो स्किल बुक होती है वो एक नॉर्मल बुक बन जाती है और सेम चीज हैपन होती है अगर कोई प्लेयर उसको ऑब्टेन करता है। रोल बोलता है कि मैं यहाँ पे जितनी ज्यादा स्किल्स को ऑब्टेन कर सकूं मेरे लिए उतना ही बेहतर रहेगा। एंड देन उसके बाद वहां से और ज्यादा बुक्स ढूंढने लग जाता है और बोलता है कि क्यों ना कोई और बुक्स भी ढूंढ ली जाएं। वहीं वो जो फेयरी होती है वो अभी भी अपने रोल को स्टॉक कर रही होती है और बोलती है कि ये ह्यूमन कितना ज्यादा स्ट्रेंज है, यहाँ पे बहुत सारी मल्टीपल बुक्स ले रहा है जो कि सिमिलर टाइटल्ड हैं और इस बुक का सेम पार्ट ओवर एंड ओवर अगेन एंड अगेन पढ़ ही जा रहा है। आखिर ये इतनी वियर्ड चीज क्या कर रहा है, और जितनी भी बुक्स ये पढ़ रहा है वो बुक सच में बहुत ज्यादा वियर्ड है। चाहे ऑथर ने इस बुक पे जो चीज लिखी है, इस बुक की पावर ऑफ टाइम या फिर इसकी यूनिक हैंडराइटिंग, ये सारी की सारी चीजें हर बुक में अलग अलग हैं, तो आखिर ये इतनी वियर्ड बुक्स क्यों पढ़ रहा है। मुझे ये ह्यूमन बीइंग बहुत डिफरेंट सा लग रहा है क्योंकि ये इन सारी बुक्स को डिफरेंशिएट कर पा रहा है और समझ पा रहा है कि इनमें से कौन सी बुक स्पेशल है। वो बोलती है कि लेकिन ये चीज अभी भी मैटर नहीं करती है क्योंकि मेरा इससे कुछ भी फायदा नहीं है, ह्यूमंस मुझे हेल्प नहीं कर सकते हैं,
अगर उन्हें मुझसे बातचीत करनी है तो एटलीस्ट वो ग्रैंड सेज लेवल के होने चाहिए। क्योंकि दोस्तों मैंने आपको जैसा कि बताया था कि ये जो फेरीज हैं इनको नॉर्मल ह्यूमंस नहीं देख पाते हैं, बट इस फेरी को ये नहीं पता कि जो रॉल है वो क्या पावर रखता है। और वो बोलती है कि तो मेरे इससे कोई भी फायदा नहीं है, जो मेरी एग्जिस्टेंस है वो रिजल्ट है बहुत सारे सेक्रीफाइसेस का, अ हार्श फेट एंड कोइंसिडेंसेस। अब इस स्टोरी में गाइस आपको आगे पता चलेगा कि आखिर ये फेरी यहाँ पे आई कैसे और इसकी बैक स्टोरी क्या है। वो बोलती है कि मेरे को अब अपनी एग्जिस्टेंस को मेंटेन करना धीरे धीरे हार्ड होता जा रहा है। अगर वो ऑरा कम होता गया तो धीरे धीरे मैं यहाँ से एग्जॉस्ट हो जाऊंगी और कोई ह्यूमन मेरी हेल्प कर भी नहीं सकता है इधर पे। और अगर ये बुक स्पेशल है भी तो ये मेरे लिए गुड इनफ नहीं है कि मैं इनमें रह सकूं। मैंने भी ये सेम चीज सोची थी लेकिन इससे कोई भी फायदा नहीं है। उसके बाद वो रॉल को उस बुक को टच करता हुआ देखती है और बोलती है कि आखिर ये इस बुक को ऐसे टच क्यों कर रहा है, क्या ये कोई खास बुक है। एंड उसके रिएक्शन से पता चल रहा होता है कि इस बुक का ऑरा बहुत ज्यादा हाई है। वो बोलती है कि सरफेस से देखने में तो ये कोई ऑर्डिनरी बुक लगती है, लेकिन इस पे जो सिंबल है ये कोई ऑर्डिनरी सिंबल नहीं है। ऐसा लगता है कि यही वो बुक है जिससे मेरी एग्जिस्टेंस बच सकती है, यही वो बुक है जो मुझे फिर से एक न्यू लाइफ देगी। अब जो अपना रॉल होता है वो उस वाली बुक की भी स्किल को अपने अंदर एक्सट्रैक्ट कर रहा होता है। एंड वो जो पीछे से फेरी होती है वो बोलती है कि जो ये पावर ट्रांसफॉर्म हो रही है ये बुक से दूसरी बुक में जा रही है। क्या इसका मतलब ये है कि इस पावर को ये ह्यूमन एब्जॉर्व कर रहा है। लेकिन मुझे अभी भी ऐसा कोई डिफरेंस नहीं लग रहा, ऐसा लग नहीं रहा है कि जैसे पावर एब्जॉर्व हो रही है। आखिर ये कोई स्पेशल ह्यूमन बीइंग है क्या? मैंने आज से पहले ऐसा होते हुए कभी नहीं देखा है। आखिर ये चल क्या रहा है, मुझे थोड़ा पास जाके ध्यान से देखना पड़ेगा। एंड अब जो रॉल होता है वो उन बुक्स से भी इनकी स्किल्स को एक्सट्रैक्ट करके दूसरी बुक्स लेने जा रहा होता है। एंड वही जो फेरी होती है वो धीरे से उन बुक्स के पास आती है और बोलती है कि ये बुक्स इनको मैंने आज से पहले कभी ट्राई नहीं किया। मोस्ट प्रोबेबली यही वो बुक है जिसकी मुझे अभी तक तलाश थी, यही वो बुक है जो मुझे बचा सकती है। एंड वो उस बुक के पास जाने लग जाती है और उसको टच करती है। वो बोलती है कि मेरे इस बुक को टच करने से कुछ भी नहीं हो रहा है, लेकिन आखिर वो ये सब क्या कर रहा था। यहाँ पे बहुत सारी स्पेल बुक्स हैं और इवन बहुत सारी रिलीजियस बुक्स भी हैं जिसमें बहुत सारी स्टोरीज हैं। एंड देन उसके बाद वो अगेन उस बुक के साथ ट्राई करने लग जाती है, लेकिन अभी भी कुछ भी नहीं हो रहा होता है और वो एकदम फ्रस्ट्रेट सी हो जाती है। और उतने में उधर पे रॉल आ जाता है और रॉल बोलता है कि आखिर तुम मेरी बुक के ऊपर क्या कर रही हो। और वो जो फेरी होती है वो पूरी तरीके से शॉक हो जाती है, क्योंकि यार उनको तो कोई ऐसे नॉर्मल ह्यूमन बीइंग देख नहीं सकता है। तो वो ये देखकर शॉक हो गई कि आखिर रॉल ने इसको कैसे देख लिया। वही जो रॉल होता है वो अपने मनी मन में बोल रहा होता है कि ये छोटी क्रिएचर आखिर क्या है, क्या ये कोई गोस्ट है या फिर कोई फेरी है, और आखिर ये इतनी ज्यादा ट्रांसल्यूसेंट क्यों है, क्या ये बहुत जल्द डिसअपियर होने वाली है। उसके बाद वो जो फेरी होती है वो रॉल को बोलती है कि हे आखिर तुम मुझे कैसे देख सकते हो। एंड देन उसके बाद वहां से उड़ के जाने लग जाती है। एंड वही जो रॉल होता है वो अपने मनी मन में बोल रहा होता है कि वैसे तो मैं इसको लेकर क्यूरियस हूँ, लेकिन अभी मुझे इसको सुनने की जरूरत नहीं है, और वैसे भी मुझे लगता है कि ये मेरे स्किल डेक्स में इंटरेस्टेड है, तो अगर इसे मुझसे बात करनी होगी तो इवेंचुअली मेरे पास वापस जरूर आएगी। तो तब तक मैं अपना काम निपटा लेता हूँ, अभी मुझे स्किल बुक्स ढूंढना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब उसके सिस्टम नोटिफिकेशन आता है अपने रॉल को और वो सिस्टम उसे बताता है कि रैंक सी स्किल जो की है एक्रोबैटिक इक्विटेशन वो रजिस्टर कर दी गई है स्किल डेक्स में, और जो उसकी स्किल एनहांसिंग एफिशिएंसी थी वो 10.5% से इंक्रीज हो चुकी है। जो रॉल होता है वो बोलता है कि ओह इट्स डन ऑब्जर्विंग, चलो फिर इस पे एक लुक दिया जाए। एंड देन उसके बाद वो अपनी सिस्टम विंडो को खोलता है और बोलता है कि मेरे पास अभी 700 स्किल्स रजिस्टर्ड हैं और ये साथ में सच में बहुत ज्यादा मैसी लग रही है। वो बोलता है कि इवन मेरी पास्ट लाइफ में भी किसी ने भी अभी तक इतनी ज्यादा स्किल्स कलेक्ट नहीं करी थी जितनी मैं अभी कर चुका हूँ, लेकिन जो मेरे स्किल डेक्स है वो अभी भी बहुत ज्यादा रेयर ग्रेड का है। आखिर मुझे और कितनी स्किल बुक्स को कलेक्ट करना पड़ेगा इसकी ट्रू पावर को देखने के लिए। और वो ये सब कुछ सोच ही रहा होता है, उतने में वो जो फेरी होती है वो दोबारा उसके पास आती है और उससे बोलती है कि आखिर ये बुक में ऐसा क्या खास है। रॉल उसको बोलता है कि ओ तो ये बहुत ज्यादा फास्ट वापस आ गई, मैंने सोचा नहीं था कि इतनी जल्दी मेरे पास वापस आ जाएगी। और वो अपने मनी मन में बोल रहा होता है कि मेरे को इसके साथ एग्रेसिव होना पड़ेगा स्टार्टिंग में। एंड वो उसे बोलता है कि क्या तुम्हें मुझे अपोलोजाइज नहीं करना चाहिए क्योंकि तुमने बिना पूछे मेरे सामान को छुआ, और आखिर मैं तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर क्यों करूं, आखिर मेरा इसमें क्या फायदा।
वो जो फेरी होती है वो बोलती है कि सॉरी मैंने आपकी बुक को टच किया, पर क्या प्लीज आप मुझे सुन सकते हैं, और बाय द वे आप मुझे कैसे सुन पा रहे हैं, ये सच में बहुत ज्यादा रेयर है। एंड देन उसके बाद वो बोलती है कि ठीक है मैं आपको सबसे पहले अपने आप से इंट्रोड्यूस करवाती हूँ। वो बोलती है कि मेरा नाम है रेवेलिना हैरियट मार्डियन, और आप मुझे प्यार से रेवेल कह सकते हैं। मैं एक फेरी हूँ, एक फॉरेस्ट फेरी जो कि हार्मनी और ऑर्डर को लव करती है। वो बोलता है, रॉल बोलता है उससे कि आई एम रॉल और मैं यहाँ पे अकेडमी में इसी साल आया हूँ। और फिर वो उससे बोलता है कि तुम मुझे कोई नॉर्मल फेरी तो नहीं लगती हो। वो जो फेरी होती है वो बोलती है कि मैं एक्चुअली गोस्ट के जैसी ही हूँ, मैं गोस्ट तो नहीं हूँ बट आप मुझे गोस्ट कह सकते हैं, क्योंकि जो ह्यूमंस हैं वो मुझे इस लाइब्रेरी का गोस्ट तो कहते ही हैं। वो जो फेरी होती है वो उससे इतना बोलती है और रॉल उससे बोलता है कि गोस्ट, जैसे कि तुम एक स्पेक्टेटर हो यहाँ की। वो जो फेरी होती है वो उससे बोलती है कि एक्सक्यूज मी, क्या मैं आपको सच में मॉन्स्टर जैसी दिखती हूँ? मैं सिर्फ एक सोल हूँ जो कि लाइफ और डेथ के बॉर्डर के बीच में हूँ, और ये कोई ऑर्डिनरी बात नहीं है। एंड देन उसके रॉल उससे बोलता है कि श्योर, लेकिन आखिर मुझे ये बताओ कि तुम इस बुक में इतनी ज्यादा इंटरेस्टेड क्यों हो? वो फेरी रॉल को बोलती है कि ये बुक मेरे लिए बहुत ज्यादा स्पेशल है। रॉल उससे बोलता है कि तुम जानती भी हो आखिर ये बुक है किस चीज के बारे में? फेरी बोलती है नहीं, मुझे ये तो नहीं पता, इसीलिए मैं आपसे यहाँ पे बात करने आई हूँ, लेकिन मुझे ये जरूर पता है कि ये बुक बहुत ज्यादा स्पेशल है, तो क्या प्लीज आप मुझे इस बुक के अंदर एक लुक लेने देंगे? जो रॉल होता है वो अपने मन ही मन में बोलता है कि टू बी ऑनेस्ट मुझे ऐसा स्किल डेक्स के बारे में ज़्यादा कुछ तो नहीं पता है, और ना ही मेरे पास इसके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है अपनी पास्ट लाइफ से भी। क्या पता अगर मैंने इसको चांस दिया तो ये मेरे लिए मेरे स्किल डेक्स को अपग्रेड कर देगी, और जो आइटम है वो इसके लेके भाग भी नहीं सकती है, क्योंकि इसको एंड ऑफ द डे मेरी ही हेल्प चाहिए। तो अगर मैं इसको इसके मन की करने दूं तो मेरा कोई लॉस नहीं है। एंड देन उसके रॉल उससे बोलता है कि ओके, लेकिन तुम्हें मुझे प्रॉमिस करना पड़ेगा कि तुम मुझे वो सब कुछ बताओगी जो भी तुम उस बुक से सीखोगी। वो फेरी बोलती है ऑफ कोर्स थैंक यू। एंड देन उसके बाद रॉल उसके सामने बुक को ओपन कर देता है, एंड वो जो फेरी होती है वो उसमें से चीजें एक्सट्रैक्ट करना शुरू कर देती है। वो बोलती है कि देयर इज अ लॉट ऑफ एनर्जी फ्लोइंग थ्रू दिस, यानी कि इसमें से बहुत सारी एनर्जी निकल रही है। एंड देन उसमें से स्पार्क्स भी निकलने लग जाते हैं, और वो बोलती है कि हे आखिर ये सब पॉसिबल कैसे है? आखिर नहीं, ये कैसे हो सकता है? मतलब ये बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बुक थी। और वो बोलती है कि आखिर उसने ये सब कुछ ऑलरेडी कैसे प्रेडिक्ट कर लिया? वो जो बुक होती है वो रूल के अगेंस्ट अपियर हो रही होती है उसे, एंड उसका ऑरा इतना ज़्यादा स्ट्रांग होता है कि वो थोड़ा सा साइड में जाके पड़ जाती है। एंड देन रॉल उसके पास आता है और बोलता है कि हे आर यू ओके? वो फेरी बोलती है कि ह्यूमन आई मीन रॉल, आखिर तुम्हें ये बुक कहाँ मिली? रॉल उससे बोलता है काम डाउन, और वैसे भी तुम मुझे क्वेश्चन मत पूछो, तुम वो हो जो कि मुझे मेरे आंसर्स देने वाली है, मुझे इस बुक के बारे में बताओ। वो फेरी बोलती है कि रॉल ये जो बुक है ये कंटेन करती है पावर ऑफ द क्रिएटर ऑफ गॉड, ना कि सिर्फ गॉड बल्कि एक एंशिएंट क्रिएटर गॉड जो कि अब डिसअपियर हो चुका है। रॉल ये सुनकर बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है और बोलता है कि क्या एंशिएंट क्रिएटर डॉग? एंड यहाँ पर अपना चैप्टर नंबर 31 खत्म हो जाता है। अब इसके बाद चैप्टर नंबर 32 की स्टार्टिंग में हम लोगों को दिखाया जाता है कि जो रॉल और फेरी होते हैं वो उसी पावर ऑफ द एंशिएंट क्रिएटर डिवाइन गॉड के बारे में बात कर रहे होते हैं, और बोलते हैं कि अच्छा तो इस बुक में इनके बारे में लिखा हुआ है। फिर उसके बाद रॉल बोलता है कि वैसे तो मुझे ज्यादा कुछ इसके बारे में समझ में नहीं आया, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये मेरे को ज्यादा काम का है। वो फेरी रॉल से बोलती है कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम इसमें इंटरेस्टेड नहीं हो, हैं? आखिर ह्यूमंस की प्रॉब्लम क्या है? जो क्रिएटर डिवाइन थे वो पास्ट में, लेकिन उतने में रॉल उसकी बात काटते हुए बोलता है कि राइट, मैं ऑनेस्टली इस चीज में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मुझे आखिर डिवाइन से क्या लेना देना, तो आखिर मुझे ये बताओ कि आखिर तुमने बुक में क्या चीज ढूंढी? फिर उसके तो फेरी बोलती है कि वेल मुझे इस बुक से ज्यादा कुछ पता तो नहीं चला, ना ही कोई डिटेल कंटेंट मिला, आखिर मैंने इसको ब्रीफली तो देखा था वैसे भी, लेकिन किसी रीजन की वजह से ये जो बुक है ये अभी अंडर अ कर्स है और इसकी पावर धीरे धीरे शॉक में मतलब कम होती जा रही है। रॉल उससे बोलता है कि अच्छा तो फिर बताओ आखिर हम इस बुक को इसकी ओरिजिनल स्टेट में कैसे वापस ला सकते हैं? वो जो फेरी होती है वो बोलती है कि आखिर मुझे इस बारे में कैसे पता चला होगा? रॉल बोलता है हाँ तुम भी सही कह रही हो, आखिर तुम्हें कैसे ही पता चला होगा इस बारे में? एंड देन उसके बाद वो फेरी बोलती है कि व्हाट? वो बोलती है कि मैं इसको बहुत जल्दी फिगर आउट कर लूंगी, लेकिन उसके लिए तुम्हें इस बुक के अंदर जाने के लिए मेरे लिए पॉसिबल रास्ता बनाना पड़ेगा। फिर अचानक से रॉल के लिए सिस्टम विंडो की नोटिफिकेशन आती है जो कि रॉल को बताती है कि ये जो रेवल है यानी कि ये जो फेरी है इसको हम अपने स्किल टोम का लाइब्रेरियन अपॉइंट कर सकते हैं। अगर हमने इसके साथ कॉन्ट्रैक्ट बना लिया तो ये रैंडमली कॉन्ट्रैक्ट को ब्रेक नहीं कर सकती है, और इससे जो हमारी पावर और एफिशिएंसी होगी ये भी बढ़ेगी, और जो हमारी स्किल टोम का लेवल होगा वो भी अपग्रेड होगा।
जो रॉल होता है वो बोलता है कि अच्छा ये चीज़ तो अच्छी है, तो क्या मुझे इसको अपॉइंट कर लेना चाहिए। वैसे भी जो कंडीशंस हैं वो इतनी भी ज़्यादा कुछ बुरी नहीं लग रही है, लेकिन मैं किसी अननोन पर्सन को जिसको जाने हुए मुझे ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ है उसको इतना ज़्यादा क्लोज नहीं कर सकता हूँ। एंड देन उसके बाद रॉल उस फेरी से बोलता है कि मैंने इस बारे में सोचा और मैंने ये सोचा है कि जो स्किल टोम है वो ऑलरेडी अंडर एक कर्स है, तो मुझे लगता है कि मैं उसे खुद से हैंडल कर सकता हूँ, मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। और फिर वो उस बुक को क्लोज कर देता है और बोलता है कि मुझे लेट हो रहा है तो मुझे अब यहाँ से जाना चाहिए। और वो जो फेरी होती है वो उसको रोकने की कोशिश करती है और बोलती है कि प्लीज प्लीज ऐसा मत करो, एटलीस्ट मेरी स्टोरी तो सुन लो एक बार। जो रॉल होता है वो बोलता है कि वेल मेरे पास बहुत सारे अर्जेंट मैटर्स हैं जिनको मुझे देखना है, तो मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा, कभी बाद में बात करते हैं। और मैं वैसे भी श्योर नहीं हूँ कि मैं यहाँ पे वापस आऊंगा या नहीं आऊंगा, तो ठीक है अब मैं चलता हूँ। एंड देन उसके बाद फेरी उसको सॉरी बोलने लग जाती है कि प्लीज डिड आई अपसेट यू, आई एम रियली सॉरी। वो बोलती है कि बहुत टाइम के बाद मैं किसी ह्यूमन से ऐसे बात कर रही हूँ, तो प्लीज ऐसा मत करो, मेरी बात सुन लो। एंड देन उसके बाद रॉल अपने मन ही मन में बोलता है कि ठीक है फिर अब मुझे एक सीरियस नेगोशिएशन करना पड़ेगा। एंड रॉल उससे बोलता है कि वैसे तो तुम जानती हो ना कि मैं कितना ज्यादा बिजी हूँ और मैं तुम्हारी सिचुएशन को अभी नहीं सुन सकता हूँ। वो जो फेरी होती है वो बोलती है कि आई प्रॉमिस ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा, ये जो बुक है ये सच में मेरे लिए बहुत ज़्यादा प्रीशियस है और मैं इसकी स्टोरी आपको सुना सकती हूँ। एंड देन जो रॉल होता है वो बोलता है कि ठीक है फिर अब ये इनफ हुआ, अब नेगोशिएशन स्टार्ट करना पड़ेगा। वो जो फेरी होती है वो रॉल को बोलती है कि क्या आपको मुझ पर भरोसा नहीं है। एंड देन उसके बाद वो रोने लग जाती है। एंड देन रॉल उससे बोलता है कि नो नो ऐसा कुछ भी नहीं है, काम डाउन प्लीज। एंड देन उसके बाद रॉल उसको बोलता है कि सॉरी मेरा तुमको अपसेट करने का इरादा बिल्कुल भी नहीं था, प्लीज मुझे माफ कर दो। एंड देन उसके बाद फेरी से बोलती है कि इट्स ओके इट्स ओके। रॉल बोलता है कि बट स्टिल मैं अभी भी तुम्हें ये बुक नहीं दे सकता हूँ क्योंकि ये मेरे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उससे पहले तुम्हें मुझे अपनी स्टोरी सुनानी पड़ेगी। मुझे बताओ कि आखिर तुम्हारी ये हालत कैसे हुई और अपनी पूरी बैक स्टोरी बताओ मुझे, अगर मैं इंटरेस्टेड हुआ तो मैं उसके बाद तुम्हें बुक दूंगा। एंड वो फेरी उससे बोलती है कि ऑल राइट मैं आपको ट्रस्ट करती हूँ और आप पे भरोसा करती हूँ, तो मैं आपको स्टोरी ज़रूर सुनाऊंगी। वो थोड़ी सी लॉन्ग स्टोरी हो सकती है बट कोई नहीं, स्टार्ट करते हैं। अब उसके बाद हमें पता चलता है कि पास्ट में यानी आज से बहुत 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 ज़्यादा साल पहले यहाँ पे जो कि कनेक्ट कॉन्टिनेंट है यहाँ पे एक ग्रेट वॉर हुई थी। बहुत सारे रेसेस डिवाइंस एंड अदर वर्ल्डली बीइंग्स यानी कि सारे के सारे मतलब जितने भी ह्यूमन बीइंग्स डिवाइन क्रिएचर्स डीमंस वो सब के सब इस वॉर में लपेटे गए और उन सभी ने यहाँ पे डिस्ट्रक्शन को फेस किया। और जो मेरी रेस है यानी कि फॉरेस्ट फेयरीज उन्होंने भी एक्सटिंक्शन को फेस किया और जो मेरे लोग हैं उन्होंने बहुत अपना बेस्ट ट्राई किया ताकि वो मुझे यहाँ से एस्केप करा सके। मैं उनकी लास्ट वंशज बची थी और उन्होंने मुझे एक सर्टेन मैजिक का यूज करते हुए एक बुक में एस्केप करवाया, लेकिन अनस्टेबल माना की वजह से मेरी जो सोल थी वही सिर्फ बुक में आ पाई और एक स्ट्रेंज स्टेट में आई। और जो मेरे बाकी के पीपल थे वो सारे के सारे स्कैटर हो गए अलग अलग डायमेंशंस में। और ऐसे करके जब मैं डीप स्लीप में गई और जब वोकअप हुई तो मैंने खुद को पाया कि मैं एक स्पेशल बुक से दूसरी बुक में जा रही हूँ और ऐसे ही करके मैं अभी तक सरवाइव कर पा रही हूँ। तो इसलिए मुझे सरवाइव करने के लिए एक स्पेशल बुक में जाना पड़ता है। प्लस एवरी टाइम जब भी मैं उठती हूँ तो मैं हमेशा लॉट ऑफ मेमोरीज को लॉस कर देती हूँ, तो इसकी वजह से मुझे ये भी नहीं पता कि आखिर मैं कितने टाइम से जी रही हूँ। और वो रॉल से बोलती है कि एक चीज है जो कि मैं कर सकती हूँ। रॉल उससे पूछता है क्या? वो बोलती है कि मैं अपने स्कैटर्ड किन मेंबर्स को ढूंढ सकती हूँ जो कि अलग अलग जगह एस्केप कर चुके हैं। मुझे अपना ट्रैवल विजडम और एसेंस उनके पास ऑन करना पड़ेगा, तब तक मैं बिल्कुल भी शांत नहीं बैठ सकती हूँ। बट द रियलिटी इज कि मैं बाउंड हूँ इस लाइब्रेरी में, इस बुक में हार्डली कोई बुक बची है जो कि मुझे एक्सेप्ट करती है, लेकिन ये जो बुक है ये बहुत ज्यादा स्पेशल है। इसमें वो सेम ऑरा है जो कि ग्रेट मैजिक बुक में होता है जिसने कि मुझे सबसे पहले एक्सेप्ट किया था, और इवन इसमें उससे भी ज्यादा ग्रेटर हिडन पावर है। सो रॉल प्लीज मुझे इस बुक में एंटर करने दो, मैं तुमसे भीख मांगती हूँ। और रॉल उससे बोलता है कि वेल दैट्स इनफ। वो बोलता है कि मैं तुम्हें परमिशन देता हूँ कि तुम इस बुक में रिसाइड कर सकती हो, बट इन रिटर्न तुम्हें मेरा बुक्स लाइब्रेरियन बनना पड़ेगा और मुझसे पाउंड होना पड़ेगा, ओके? वो जो फेरी होती है वो बोलती है कि ऑफ कोर्स अगर तुम अलाउ करते हो तो मैं बिल्कुल ये सब करने के लिए तैयार हूँ। बट उससे पहले क्या मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछ सकती हूँ? आखिर तुम इस बुक की पावर का क्या करोगे? रॉल बोलता है कि मुझे अपनी फैमिली और अपने होमलैंड को प्रोटेक्ट करना है। तुम्हें जरूर ये कोई मोडेस्ट रीजन लगेगा, लेकिन ये सच में मेरे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो फेरी बोलती है कि तुम एक नोबल हो और ये रीजन इनफ है, तो क्यों ना
अब हम दोनों साथ में काम करना शुरू करें रॉल, और जो रॉल होता है वो भी उसके लिए तैयार हो जाता है। लेकिन वो जो फेरी होती है वो रॉल से बोलती है कि मैं राइट अवे तुम्हें हेल्प नहीं कर पाऊंगी क्योंकि मुझे अपने न्यू होम में अडॉप्ट होने में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन जब अराउंड 1 मंथ के लिए मैं अडॉप्ट हो जाऊंगी उसके बाद ये बुक के फंक्शंस भी चेंज नहीं होंगे एंड देन मैं तुम्हारी हेल्प कर पाऊंगी। रॉल उससे बोलता है हाँ हाँ ठीक है, कोई जल्दबाजी नहीं है, तुम आराम से अपना सेफली अपने न्यू होम में जाओ। एंड देन उसके बाद वो फेरी रॉल को थैंक यू बोलती है और बोलती है कि जब मैं उठूंगी तो मैं अपना बेस्ट करूंगी कि मैं तुम्हें हेल्प कर सकूं। एंड देन उसके बाद वो रॉल को बाय बोलते हुए उससे कहती है कि ठीक है फिर अब 1 महीने बाद मिलते हैं। एंड देन उसके बाद वो उस बुक के अंदर चली जाती है एंड हमें रॉल की आवाज सुनाई देती है जो कि बोलता है कि और ऐसे करके मैंने एक लिटिल फेरी गर्ल को अपना कंपेनियन बना लिया। फिर उसके बाद रॉल बोलता है कि ऐसे करके टाइम बीतता रहा और अब 1 हफ्ता लगभग हो चुका है उस अपडेट के बाद। हमें दिखाया जाता है कि जो रॉल होता है वो अपने मेंशन में होता है और वो अपने मन ही मन में बोल रहा होता है कि अभी भी बहुत सारी चीजें हैं जो कि मुझे प्रिपेयर करनी है। अब उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि उसके साथ उसका भाई भी बैठा होता है डायलन रॉल से बोलता है कि रॉल तुम हमेशा की तरह हार्ड वर्क कर रहे हो और तुम्हारा भाई इस चीज को लेकर तुम पे प्राउड है और तुम उस चीज को लेकर बिल्कुल सही थे। एक रियल ओरेकल आया जो कि टेंपल में आया और तुम बिलीव नहीं करोगे, सच में वो रियल था। मतलब गाइज ओरेकल काइंड ऑफ प्रॉफिट या फिर भविष्यवाणी इस टाइप की कुछ समझ लो। और रॉल उससे बोलता है कि तो आखिर प्रॉफिट ने क्या कहा। वो बोलता है कि वेल इट्स अ वेग। उसने कहा कि 1 हफ्ते के अंदर जो चीज डिसअपियर हुई है वो रिटर्न हो जाएगी और जो सर्व्ड हुई है वो रिकनेक्ट हो जाएगी। एविल के राइज को प्रिवेंट करने के लिए किसी एक ने ओपन करना पड़ेगा डोर को और उसमें वॉइड फ्रूट को पिक करना पड़ेगा। रॉल अपने मन ही मन में बोलता है कि ये एम्बिगियस है एज एन ओरेकल, लेकिन ये सच में अनसेटलिंग है, इसको मुझे इग्नोर नहीं करना चाहिए। एंड देन वो अपने भाई से पूछता है कि तो आखिर टेंपल ने कैसे रिस्पॉन्ड किया। वो बोलता है कि नहीं कुछ खास नहीं, उन्होंने सिर्फ प्रिपेयर किए बहुत सारे ट्रूप्स जितने ज्यादा वो कर सकते हैं ताकि कोई मेजर क्राइसिस हो तो उनके पास हमेशा डिफेंस रहे। रॉल पूछता है कि आखिर जो रॉयल फैमिली और जो नोबल्स हैं उनके इसके ऊपर क्या रिएक्शन था। वैसे तो मैं गेस कर सकता हूँ, फिर भी जो उसका भाई होता है डायलन वो बोलता है कि जस्ट एज यू एक्सेप्ट, मोस्ट ऑफ देम जो उसको ट्रीट कर रहे हैं वो एक नॉनसेंस की तरह ट्रीट कर रहे हैं, लाइक उन्हें घंटा फर्क नहीं पड़ता इन सब से। और वैसे सच बताऊं तो मेरा भी इस चीज को लेकर सेम थॉट है। मैंने वैसे तुम्हारे बारे में तो नहीं सुना, लेकिन मुझे तो ऐसा लगता है कि ये सब कुछ फर्जी चीजें हैं। जो रॉल होता है वो बोलता है कि जो कनेक्ट वर्ल्ड है यहाँ पे बहुत सारे प्रेसिडेंट्स हैं और यहाँ पे एक होली एम्पायर है जो कि पोप के द्वारा रूल किया जाता है। जो होली एम्पायर है वो एक स्मॉल सिटी स्टेट अलायंस है जो कि कंप्राइज करता है गैरलेनिया को, जहाँ पे पेपेसी लोकेटेड है और सेवरल स्मॉल एंड मीडियम साइज सिटीज भी लोकेटेड हैं। ये साइज में तो बहुत ज़्यादा स्मॉल है, लेकिन ये एक हार्ड टाइटल एम्पायर को कंट्रोल करती है और डेजिग्नेटेड है एज परमानेंट नॉन एग्रेशन एरिया, क्योंकि इनके पास बहुत ज़्यादा रिलीजियस इन्फ्लुएंस है और ये न्यूमेरिकल ओरकल्स को डिलीवर करते हैं। वो जो रॉल होता है वो बोलता है कि मैं इस चीज को लेकर वरीड हूँ, आखिर कोई ज्यादा लेट तो नहीं हो जाएगी अगर हमने इस पे ज्यादा रिएक्ट नहीं किया। डायलन उसे बोलता है डोंट वरी, आखिर हम इसके अलावा और कर भी कर सकते हैं। मैंने वैसे भी जो रिस्पॉन्स है उसको वेरियस मेथड्स की वजह से पास कर दिया है अपने डोमेन और हिंटेड फैमिली फ्रेंडली फैमिलीज में। डायलन बोलता है डोंट वरी, वैसे भी और हम कर भी कह सकते हैं, और वैसे भी मैंने अपनी तरफ से मैं रिस्पॉन्स को जितना आगे पास करवा सकता था मैंने इतना आगे पास करवा दिया है अपनी फैमिलीज में। तो किसी ओल्ड मैन की तरह ऐसे चिंता करना बंद करो और ऐसे जो ये हारा हुआ शकल बना रहे हो ये बनाना बंद करो, ये तुम्हारे सच में बहुत ज्यादा वियर्ड लगता है। और फिर उसके बाद वो अपने मन ही मन में बोलता है रॉल कि एनीवे ये जो फैमिली है ये कभी भी इस तरह की मिस्टीरियस चीजों में सिट नहीं बैठती है। जैसे इसके फादर है वैसे इसका भाई भी है, यानी कि अपने फादर और अपने भाई डायलन को ऐसे कंपेयर कर रहा है। लेकिन वो बोलता है कि इस चीज का मैं शुक्रगुजार हूँ कि जब मैंने इस चीज को आगे अपडेट किया एज अ डिवाइन रिवेलेशन तो उन्होंने मेरी बात को सीरियसली लिया, और जो मेरा ब्रदर है उसने इस चीज में बहुत सारी टेलकिनेस सीखी है एंड नाउ ये मुझ पे डिपेंड करता है कि मैं उसको हर एक चांस दूं जो कि उसको मिले। ऑल राइट, अब उसके बाद दिखाया जाता है कि जो रॉल और डायलन होते हैं वो फिर से प्रैक्टिस करने आ जाते हैं और डायलन रॉल को बोलता है कि मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम अपने फिजिकल डेवलपमेंट के ऊपर ज्यादा ध्यान दो, जो तुम्हारे पास स्ट्रेंज पावर्स हैं उनके ऊपर ज्यादा डिपेंड मत रहो, अपनी फिजिकल एबिलिटी बढ़ाने पे ज्यादा ध्यान दो।
जो रॉल होता है वो अपने मनी में बोल रहा होता है कि नो मैटर मैं कितनी भी बार ट्रेनिंग करूं, मैं कभी भी इसका यूज टू नहीं हो पाता हूँ। ऑल्दो जो ट्रेनिंग है वो इनिशियली स्टार्ट करी थी मेरे ब्रदर डायलन ने, और इस ट्रेनिंग की वजह से मेरी स्ट्रेंथ भी काफी ज्यादा बढ़ चुकी है और मैंने अपने टेलकिनेसिस को मैनेज करना शुरू कर दिया है। साथ ही साथ जो मेरा लेवल था प्रीवियस लाइफ में उससे तो मैं कहीं ज्यादा ऊपर आ चुका हूँ। लेकिन जो डायलन का इंटरेस्ट है वो सिर्फ फिजिकल एबिलिटी के ऊपर ज्यादा है। उसका ये जानना है कि जो फिजिकल स्ट्रेंथ है वही सब कुछ होती है। उसके पास एक सुपर ह्यूमन बॉडी है बट स्टिल अभी भी उसके पास कॉम्बैट स्किल्स नहीं है। और ये जो वर्ल्ड है यहाँ पे स्पायरल्स इनटू वॉर, मतलब बहुत ज्यादा वॉर होती है और जो एनिमीज होते हैं जो इनको फेस करना होता है वो फॉर्मिडेबल होते हैं, लाइक अनएक्सपेक्टेड, कभी भी कुछ भी हो सकता है। और ऐसे क्राइसिस को ओवरकम करने के लिए हमेशा हमें नेसेसरी है, और इस टाइप की क्राइसिस को ओवरकम करने के लिए नेसेसरी है कि जो डायलन है वो अपनी ग्रोथ को फॉस्टर करे। उसकी बॉडी बहुत ज्यादा इनक्रेडिबल है, लेकिन अगर उसी बॉडी में प्रॉपर कॉम्बैट स्किल्स डाल दी जाए तो वो सच में और ज्यादा इनक्रेडिबल हो जाएगा। वो कहता है कि डायलन को भी अब ये बात रियलाइज होने लग गई होगी कि जो हमारे बीच का गैप है वो धीरे धीरे और ज्यादा नैरो होते जा रहा है, और वो जल्द ही समझ जाएगा कि यहाँ पे एक लिमिट होती है अगर मुझे अपनी फिजिकल एबिलिटीज को ओवर पावर करना है, यानी कि एक लिमिट तक ही मैं अपनी फिजिकल एबिलिटीज को बढ़ा सकता हूँ। और जब वो टाइम आएगा तो मुझे उसके लिए राइट स्किल्स ढूंढनी पड़ेगी, और जब एक बार डंजन ओपन होगा तो मैं उसको और ज्यादा स्किल बुक को एक्वायर कर पाऊंगा। वो बोलता है कि मुझे सिर्फ खुद को ही स्ट्रॉन्गर नहीं बनाना है बल्कि जो मेरे आसपास हैं, जो कि मेरे फ्यूचर प्लान में मेरे साथ देने वाले हैं, मुझे उनको भी और ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाना है। वो बोलता है कि जो मेरे प्लान्स हैं फ्यूचर के लिए वो सच में और ज्यादा इंटरेस्टिंग होते जा रहे हैं। एंड देन उसके बाद हमें सिटी का सीन दिखाया जाता है और रॉल अपने मनी में बोल रहा होता है कि वेल ऐसा लगता है कि जो टास्क हैं अपडेट के लिए वो धीरे धीरे पूरे होते जा रहे हैं। और वो बोलता है कि मुझे इस चीज की भी चिंता है कि जब से वो प्रोफेसी हो रखी है उसके बाद से कुछ ज्यादा चेंज नहीं हुआ है। वेल ये एक्सपेक्टेड है, जो अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है हमें उस चीज के लिए भी खुद को प्रिपेयर करना पड़ेगा। स्टिल इट्स रिग्रेटेबल। सिनेरियो जैसे जैसे प्रोग्रेस करते जा रहा है वैसे वैसे जो किंगडम की पावर है वो भी और ज्यादा नेसेसरी होती जा रही है। फ्यूचर में मॉन्स्टर इन्वेजन्स होंगे गेट्स के थ्रू और बहुत ज्यादा केओस मचेगा चारों तरफ, जहाँ पे बिल्कुल भी रेस्ट्रिक्शंस नहीं होंगे। वॉर होगी एम्पायर्स के साथ। फ्यूचर में हमें मैसिव ट्रूप्स की जरूरत पड़ेगी क्योंकि जो सिनेरियोज होंगे वो अनकंट्रोलेबल होंगे। उसके लिए हमें अपना बेस्ट देना पड़ेगा, और इन सब चीजों के लिए प्रिपेयर करने के लिए ये नेसेसरी है कि हम अपने किंगडम के डैमेज को मिनिमाइज करें और अपनी फोर्सेस को प्रिजर्व करें। लेकिन अभी भी भले ही मेरे पास फ्यूचर की सारी नॉलेज है और मैं एक प्रेस्टिजियस फैमिली में बॉर्न भी हो चुका हूँ, लेकिन यहाँ पे मेरे लिए भी बहुत सारे लिमिट्स हैं कि मैं क्या क्या चीजें कर सकता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ, मैं सिर्फ एक 15 साल का बच्चा हूँ जो कि एक नोबल फैमिली में जन्म हुआ है। मेरे पास और कोई स्पेशल फेम नहीं है, तो मैं कुछ भी ऐसा अनएक्सपेक्टेड नहीं कर सकता हूँ। वो बोलता है कि इसलिए मैंने डिसाइड किया है कि मैं किस चीज पे फोकस करूंगा, क्या चीज मैं कर सकता हूँ। वो बोलता है कि एकेडमी में मैं अपनी क्लासेस अटेंड करता हूँ और लाइब्रेरी में मैं अपनी स्किल बुक्स को ढूंढता हूँ, और जिस दिन क्लासेस नहीं होती है मैं उस दिन पोर्टल्स में विजिट करता हूँ जो कि अदर सिटीज में है, जो स्टार्टिंग सिटीज ऑफ द रुबेन किंगडम, जैसे कि ब्रियंट, केसन, जूसेक, मीरा। वो बोलता है कि मीरा साउथ में है, केसन ईस्ट में, ब्रेयंट वेस्ट में, और जो एक लास्ट सिटी है वो नॉर्थ में है। ऐसी टोटल 4 सिटीज हैं। वो बोलता है कि मैंने इन सारी सिटीज के मेयर्स को इन्वेस्टमेंट प्रपोज करी और इनको अपना लेटर ऑफ इंट्रोडक्शन भी भेजा, और क्योंकि मेरा लेटर ऑफ इंट्रोडक्शन गया था इनके पास थ्रू मीराज मेयर जो कि रेनाल्डो था, जो कि आपने पिछले एपिसोड में देखा होगा, तो इसलिए इसकी बात में थोड़ा और वजन बढ़ गया। और बोलता है कि सिमिलर टू मीरा जो अदर सिटीज थी उन्होंने भी मेरी इन्वेस्टमेंट को वेलकम किया और जो चीजें थी वो एकदम स्मूथिंगली चलती रही। वो बोलता है कि मैंने लार्ज स्केल सिविल इंजीनियरिंग वर्क्स को इनिशिएट किया प्राइम लैंड्स में, हर सिटी में, और वहां पे अपनी फर्स्ट गिल्ड की ब्रांचेस एस्टेब्लिश करी। जो टोटल इन्वेस्टमेंट आई इंक्लूडिंग सारे के सारे एडिशनल फंड्स मीरा के, और वो थी टोटल 3.5 मिलियन गोल्ड, लेकिन ये सच में वर्थ इट थी। वो बोलता है कि मुझे एडवांस कंस्ट्रक्शन के लिए बहुत सारे पॉसिबल प्लेयर्स चाहिए थे ताकि मैं स्टार्टिंग में ही अच्छा खासा अर्न भी करने लग जाऊं। वो बोलता है कि मैंने मशीनरी रिक्वायरमेंट के नोटिसेस भी डाले चारों की चारों सिटीज में, और साथ ही साथ कैपिटल की मशीनरी गिल्ड में भी। वो बोलता है कि जो हमारे टारगेट थे वो इंडिविजुअल मर्सिनरी थे अबव सी ग्रेड, और जो स्मॉल मर्सिनरी ग्रुप्स थे अब जिसमें कि ज़्यादा से ज़्यादा 10 बंदे तो हों। हमारे कॉन्ट्रैक्ट ने उन्हें ऑफर किया ट्वाइस ऑफ द नॉर्मल एम्प्लॉयमेंट फी, मतलब जितना वो नॉर्मल मंथ में कमा लेते थे उसका डबल कमाएंगे वो लोग हमारी गिल्ड में आके। और साथ ही साथ हमने उनको चांस दिया टू बी रिक्रूटेड इनटू अ गिल्ड और बिकम अ नाइट ट्रेनी फॉर दोज हु परफॉर्म्ड वेल, यानी कि वही ट्रेनी वगैरह, मतलब अच्छा खासा ऑफर दिया
कोई भी आ जाएगा। आम शब्दों में आपसे कहूँ तो ना बाप ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। वो बोलता है कि जो हमारी टर्म्स थी वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव थी, जिसकी वजह से बहुत सारे एप्लीकेंट्स आए और इवेंचुअली हमने 50 बी ग्रेड मर्सिनरीज और 950 सी ग्रेड मर्सिनरीज को अपॉइंट किया। साथ ही साथ जो हमारे सी ग्रेड मर्सिनरीज थे वो स्किल्ड सोल्जर्स थे फ्रॉम द डोमेन और 3 साल का एक्सपीरियंस भी था उनके पास। वो बोलता है कि जो बी ग्रेड मर्सिनरीज थे वो इधर स्वॉर्ड यूजर्स थे और बहुत सारे स्मॉल मर्सिनरीज के कैप्टन्स भी थे जो कि एक अच्छी खासी सॉलिड फोर्स बना सकते थे। वो बोलता है कि ऑफ कोर्स उनको हायर करने में हमारा अच्छा खासा पैसा लग गया, अराउंड 30,000 गोल्ड, और साथ ही साथ उनको और ज़्यादा मेंटेन करने में हमारे और ज़्यादा एक्सपेंसेस लगने वाले थे, लेकिन ये सब का सब वर्थ इट था। वो बोलता है कि इन सोल्जर्स के साथ हम इवन एक लार्ज स्केल ऑफ बैटल को भी लड़ सकते थे और हमें अब चिंता लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं थी। फिर उसके बाद जो रॉल होता है वो फिलिप से बोलता है कि सर फिलिप, आखिर हमारे गिल्ड मेंबर्स की गैदरिंग कैसी चल रही है। जो फिलिप होता है वो बोलता है कि एक्सक्लूडिंग एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ सारे के सारे 45 मेंबर्स अराइव हो चुके हैं और उनको हमने 10-10 के ग्रुप्स में डिवाइड कर चुके हैं और वो अब ग्रुप ट्रेनिंग के लिए रेडी हैं। इवन जो हमारे रेगुलर नाइट्स हैं जो कि जल्दी आ चुके थे, मैंने उन सभी के लिए भी ऑर्डर समन कर दिया है। जो रॉल होता है वो उससे बोलता है कि गुड वर्क, बट हम अभी भी अपने गार्ड डाउन नहीं कर सकते हैं। भूलना मत कि आज रात को हमारा एक ऑपरेशन है। और जो फिलिप होता है वो बोलता है कि अंडरस्टूड मास्टर। अब उसके बाद हमें दोबारा रॉल का वॉइस ओवर सुनाया जाता है जहाँ पे रॉल हमें बताता है कि सारे के सारे 6 ट्रेनी नाइट्स अपनी एक्सपर्ट लेवल पे पहुंच चुके हैं और ऑलरेडी अपॉइंट हो चुके हैं, जिनमें कि फिलिप, जेक, फियर्स और टोटल 9 नाइट्स हैं जिन्होंने की फर्स्ट नाइट स्क्वाड को ज्वाइन किया है और वो हमारे रेगुलर मेंबर्स हैं। जो नाइट ट्रेनीज और सोल्जर्स हैं उनको भी एफिलिएट किया गया है फर्स्ट नाइट स्क्वाड में एज अ ट्रेनी नाइट। और वो बोलता है कि इन्हीं सब के साथ जो हमारी गिल्ड है जिसका कि नाम है फर्स्ट गिल्ड, एक्सटर्नली माई ओल्ड गिल्ड, यानी कि उसकी रॉल की खुद की गिल्ड फर्स्ट नाइट स्क्वाड, वो ऑफिशियली लॉन्च हो चुकी है। एंड देन उसके बाद सिस्टम नोटिफिकेशन दिखाया जाता है जहाँ पे हमें वही पता चलता है गिल्ड के बारे में। एंड देन उसके बाद रॉल बोलता है कि राइट, तो अब टाइम है कि मैं अपने गिल्ड मेंबर्स के स्पेक्स को रिव्यू करूं। वो बोलता है कि ऑल्दो मैंने इन्हें रिक्रूट किया था सिर्फ बी ग्रेड पोटेंशियल के साथ, लेकिन ये सच में अभी भी बहुत ज्यादा इंप्रेसिव है। वो बोलता है कि मैं अभी भी आगे फॉरवर्ड लुक करूंगा ताकि मैं इनकी फ्यूचर ग्रोथ देख सकूं। वो बोलता है कि इसी के साथ जो हमारी अपकमिंग चीजें होने वाली है उसके लिए हमारी प्रिपरेशन ऑलमोस्ट डन हो चुकी है और जो अपडेट होने वाला है उसके लिए हम ऑलमोस्ट रेडी हैं। आई होप कि चीजें वैसे ही चले जैसा कि मैंने प्लान किया है। एंड देन उसके बाद जो रॉल होता है वो एकदम जोश के साथ हमें खड़ा हुआ दिखता है। एंड बस इसी के साथ हमारा चैप्टर नंबर 32 खत्म हो जाता है। चैप्टर नंबर 33 की स्टार्टिंग में हमें उसी ग्रुप की मीटिंग दिखाई जाती है जहाँ पे उनका जो लीडर होता है वो बोलता है कि ओके, अपनी अपनी रिपोर्ट्स दो। एक बंदा बोलता है कि जो रॉयल फैमिली है उसने अभी तक कोई भी एक्शन नहीं लिया है और उन्होंने सिर्फ अपने पेट्रोल्स को बढ़ा दिया है, लाइक पेट्रोल इन द सेंस की जो अपनी ट्रूप्स है, आर्मी है, उनकी पावर को और ज्यादा बढ़ा दिया है। एंड देन उसके बाद बोलता है कि जो टेम्पलेशन फैमिली है वो भी सिमिलर पोजिशन में है। तीसरा बंदा बोलता है कि जो मैकनेल्स हैं वो भी सेम चीज कर रहे हैं, यानी कि हर एक फैमिली सेम चीज कर रही है। फिर उसके बाद जो लीडर होता है वो नंबर 6 से पूछता है कि हे नंबर 6, जो एस्टर्न काउंटी है वो नॉर्मली रिलीजियस है ना? नंबर 6 बोलता है कि नहीं, वो नहीं है, उनके गुड रिलेशनशिप है श्राइन के साथ, लेकिन वो उतने कुछ खास रिलीजियस नहीं है। इवन जब ओरेकल अनाउंस हुआ उसके पहले से ही वो लोग इस चीज के बारे में अज्यूम कर रहे थे। इसका मतलब ये है कि उनके पास कोई और सोर्स है। फिर उसके लीडर पूछता है कि आखिर ग्रे के बारे में क्या है? एक बंदा बताता है कि कुछ खास स्पेशल नहीं, वो सिर्फ एकेडमी में ही फोकस है हर मोमेंट पे, उसकी तरफ से कोई खास एक्शन हुआ नहीं। एंड देन उसके बाद वो पूछता है कि नंबर 8, क्या तुमने सक्सेसफुली इन्फिल्ट्रेट किया मर्सिनरी स्क्वाड में? वो बोलता है कि आई एम सॉरी, हमने ट्राई किया बट हम सारे के सारे फेल हो गए। फिर इसके बाद वो बोलता है कि व्हाट, वो लोग 1000 मैन को अपॉइंट कर रहे हैं लेकिन स्टिल हम में से कोई एक भी उसके अंदर नहीं जा पाया। वो बोलता है कि हमारे बंदों ने प्री टेस्ट तो पास कर लिया लेकिन वो लोग मेन टेस्ट में फेल हो गए और मुझे लगता है कि रॉल है उसके पास कोई टाइप ऑफ स्पेशल एबिलिटी है। फिर उसके बाद जो लीडर होता है वो बोलता है कि क्या तुम्हें लगता है कि हमें उसके बारे में ज्यादा वरी करना चाहिए? क्या वो हमारे लिए कुछ बेनिफिशियल हो सकता है? वो दूसरा बंदा बोलता है कि मुझे नहीं लगता वो कुछ खास है, हमें उसके बारे में ज्यादा नहीं सोचना चाहिए और वैसे भी अब ऐसा कोई नोबल नहीं है जो कि हमारे ग्रैंड प्लान को रोक सकता है। एंड देन उसके लीडर बोलता है कि राइट, उसको अभी के समय हमारी सर्विलियंस में रहने दो। और हमारे बाकी एजेंट्स कैसे हैं?
बंदे बताते हैं कि सारे के सारे ऑलरेडी प्लेस हो चुके हैं। लीडर बोलता है नाइस, हमारा ग्रैंड प्लान बहुत जल्द शुरू होने वाला है। वो दिन अब ज्यादा दूर नहीं जब हम उन सारे के सारे नोबल्स को मारेंगे। सारे के सारे अपने प्लान को लेकर फोकस्ड रहो। एंड देन उसके बाद उनकी मीटिंग डिसमिस हो जाती है। अब उसके बाद हमें रात के टाइम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एक मदर अपने बच्चे के साथ जा रही होती है एंड वो लोग ऐसी मार्केट में घूम रहे होते हैं और उसका बच्चा उससे कुछ पूछता है। उसकी मॉम भी देखती है कि आसमान में कुछ अजीब सा ही होता है और वो बोलती है कि क्या मेटियोर्स हैं। एंड देन अचानक से वो सारी की सारी चीजें जमीन की तरफ को आने लग जाती है और जमीन बहुत तेज की हिलने लग जाती है। सारे के सारे लोग वहां पे जितने भी होते हैं वो बोलते हैं कि क्या यहाँ पे कोई अर्थक्वेक आया है। और वो जो लेडी होती है वो अपने बच्चे को पकड़ लेती है और बोलती है कि मेरे पास ही रहना। और उतने में हम देखते हैं कि उसके आगे से एक गेट खुल जाता है। ये वही डायमेंशनल गेट है जिसमें से मॉन्स्टर निकलने वाला है और सारे के सारे लोग ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। एंड हम देखते हैं कि अब यहाँ से मॉन्स्टर्स निकलने शुरू हो जाते हैं। हम लोग देखते हैं कि बहुत ज्यादा हैवी मात्रा में वहां से बहुत सारे मॉन्स्टर्स निकल रहे होते हैं और वो पब्लिक की तरफ को अटैक करने के लिए आगे बढ़ ही रहे होते हैं। उतने में जो रॉल की गिल्ड के नाइट्स होते हैं वो उस जगह पर पहुंच जाते हैं और एक नाइट अपनी उस लेडी के आगे से भी आ जाता है जो कि मोस्ट प्रोबेबली अपना जेक है। एंड देन उसके बाद सारे के सारे नाइट्स वहां पे फाइट करना शुरू कर देते हैं और सबके सब रॉल को रिपोर्ट कर रहे होते हैं कि हमने आउटर वॉल 1 गेट अपीयर हुआ है यहाँ पे भी। रॉल बोलता है ओके रिपोर्ट करते रहो और हम देखते हैं कि सारे के सारे नाइट्स रॉल को रिपोर्ट कर रहे होते हैं जैसे कि बोलता है आउटर वॉल 4 एरिया बी सेक्शन 32 यहाँ पे भी गेट अपीयर हुआ है और बैकअप चाहिए। एंड जो रॉल होता है वो अपने मेंशन से ये सारे ऑर्डर्स कंट्रोल कर रहा होता है और रॉल अपने मन ही मन में बोल रहा होता है कि तो फाइनली ये चीज शुरू हो चुकी है, जो अपडेट है वो शुरू हो चुका है। जो बर्नार्ड होता है वो रॉल के पास आता है और रॉल बर्नार्ड से बोलता है कि डिसाइड करो कि हमें कौन सी स्क्वाड को डिस्पैच करना है और उनको हर सेक्शन में भेज दो। बर्नार्ड बोलता है अंडरस्टूड। उसके बाद रॉल अपने मन ही मन में बोल रहा होता है कि मुझे पता था कि ये सब कुछ होने वाला है बट मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये चीज हर जगह होगी। हम प्रिपेयर कर सकते थे, हमने जितना ज्यादा किया, लेकिन स्टिल ये चीज हमारे कंट्रोल से थोड़ा बाहर है। यहाँ पे बहुत सारी इंफॉर्मेशन ऐसी है जो कि हमें फर्स्ट प्लेस के क्वेस्ट में नहीं पता थी। जो ओनली चीज मैं जानता था वो ये था कि जो किंगडम है वो बैडली डैमेज होने वाला है इन द ईयर 521 ड्यू टू अपीयरेंस ऑफ सेवरल गेट्स। बट मुझे ना ही उन गेट की नंबर पता थे, ना ही उन गेट की लोकेशन पता थी और ना ही उनकी रैंक पता थी। काश मुझे ये सब कुछ पता होता तो मैं चीजें खुद से हैंडल कर लेता, लेकिन अब मैं अलोन नहीं हूँ। मैं अभी भी सिविलियन डैमेज को मिनिमाइज कर सकता हूँ अपनी फोर्स की मदद से और मुझे ये चीज करनी ही पड़ेगी। रॉल बोलता है कि इवन मुझे तुम अपने ट्रूप्स को एफिशिएंटली प्लेस कर पाता हर गेट के रैंक के हिसाब से। फिर उसके बाद सिस्टम नोटिफिकेशन आता है उसके पास जिसमें कि उसको नया क्वेस्ट मिला होता है जो कि होता है गेट रश करना और उसका ऑब्जेक्टिव होता है जितने भी गेट्स क्लियर कर सकते हो उतने गेट क्लियर करो। फिर उसके बाद हमें पता चलता है कि जो कनेक्ट वर्ड है यहाँ पे एक डिफेंसिव सिस्टम है जो कि हर काइंड ऑफ अटैक को स्टॉप कर सकता है, लेकिन सिनेरियो के हिसाब पे डिपेंड करता है और ये प्लेयर को स्पेशल रिक्वायरमेंट ऐड करवा सकता है किसी भी क्वेस्ट में, जैसा कि अभी मेरे साथ हुआ। लेकिन यूजुअली ये प्लेयर को सडन क्वेस्ट और ऐसे फॉलो अप क्वेस्ट देता है। रॉल बोलता है कि इट डजंट मैटर कि मैं कितने ज्यादा गेट्स को क्लियर कर दूं, ये मेरे लिए बिल्कुल भी ज्यादा इजी नहीं होगा, लेकिन मैं गिव अप नहीं कर सकता हूँ। मुझे कोई ना कोई वे ढूंढना पड़ेगा ताकि मैं डैमेज को मिनिमाइज कर सकूं। वो बोलता है कि अभी भी कुछ ज्यादा खास नहीं हो रहा है, लेकिन जो फोर्स है वो धीरे धीरे और ज्यादा बढ़ने वाला है। एंड देन उसके बाद वो बोलता है कि ज्यादा इंगेज मत करो, गेट कभी भी टूट सकता है। वो सभी से केयरफुल रहने के लिए कहता है और फिर उसके बाद वो 3 रैंक बी मर्सिनरीज को डिप्लॉय करने का ऑर्डर देता है और बोलता है कि हम स्पेशल अटैक करने वाले हैं। और अब उसके बाद रॉल को पता चलता है कि ये एक जगह पे रैंक डी का गेट अपीयर हो रखा है। वो बोलता है कि अब मैं यहाँ पे बैठ के ऐसे और ज्यादा ऑर्डर्स नहीं दे सकता हूँ, अब मुझे खुद से लड़ना ही पड़ेगा। एंड देन उसके बाद रॉल स्वॉर्ड निकाल के बैटलफील्ड में जाने के लिए तैयार हो जाता है। एंड बस यहीं पर हमारा चैप्टर नंबर 33 खत्म हो जाता है। अब दोस्तों वीडियो में यहाँ तक आ गए हो तो 2 मिनट का ब्रेक ले लो, वीडियो को लाइक कर लो, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और कमेंट बॉक्स खोल के एक प्यारा सा कमेंट कर दो। इस सबसे वैसे ज्यादा कुछ खास फर्क तो पड़ता नहीं है, बस मोटिवेशन मिलता है आपके लिए ऐसी और ज्यादा अच्छी अच्छी वीडियोस बनाने का। तो चलो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। चैप्टर नंबर 34 की स्टार्टिंग में हम लोगों को दिखाया जाता है कि एक सोल्जर होता है जिसका कि नाम जोश होता है और वो बोलता है कि मेरा नाम है जोश और मैं 21 ईयर ओल्ड हूँ और एक रैंक सी मर्सिनरी हूँ। वो बोलता है कि मैं एक बहुत स्मॉल फार्म से आया हूँ और मैंने यहाँ पे स्टार्टिंग करी थी रैंक एफ से और अब मैं बहुत ज्यादा ऊपर आ चुका हूँ। कुछ नोबल्स जो कि मर्सिनरीज को ढूंढ रहे थे उन्होंने मुझे ऑफर किया नाइट बनने का। उन्होंने हमें क्रेजी हाउस दिया, एक मील दी, अच्छी खासी
सी इनक्रेडिबल चीजें दी और ये चीजें मैंने आज से पहले कभी नहीं देखी थी और इसलिए मैं उन्हें हाँ कर दिया। मुझे लगा था कि मैं अपनी नॉर्मल लाइफ को एंजॉय कर पाऊंगा और हमें दिखाया जाता है कि वो जो रैंक डी का गेट ओपन हुआ होता है उसी जगह पर ये जोश नाम का बंदा होता है। अब जो मॉन्स्टर्स होते हैं ये इसके ऊपर टूट पड़ते हैं और जो जोश होता है वो उन मॉन्स्टर्स से लड़ भी रहा होता है और बहुत सारे मॉन्स्टर्स को उसने निपटा भी दिया होता है। वो बोलता है कि ये मॉन्स्टर्स नेवर एंडिंग है, मैं शायद एग्जॉस्ट हो जाऊंगा लेकिन मैं इतने सारे मॉन्स्टर्स को अकेला खत्म नहीं कर पाऊंगा। अब उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर उसी जगह पर आ जाता है और बोलता है कि यहाँ पे अभी तो बहुत सारे मॉन्स्टर्स थे लेकिन अब ये इतना बड़ा मॉन्स्टर यहाँ पे क्यों आ गया। वो बोलता है कि मैं ऐसे करके इनको और ज़्यादा नहीं झेल सकता हूँ, मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। और बोलता है कि क्यों ना अब मैं गैम्बल खेलूं। वो अपने मन ही मन में बोलता है कि अगर मैंने इस बड़े वाले मॉन्स्टर को मार गिराया तो इसका मतलब ये है कि जो छोटे वाले मॉन्स्टर है वो अपने आप डर जाएंगे और मुझे फिर इनको मारने की और ज़रूरत नहीं होगी। और ऐसा सोच के वो उस बड़े मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लग जाता है, लेकिन उतने में ही वो देखता है कि उस जगह पर सारे के सारे मॉन्स्टर्स के ऊपर एक इनक्रेडिबल अटैक हो जाता है और वो अटैक करने वाला और कोई नहीं होता है बल्कि वो होता है अपना रॉल, जिसने कि अपनी साइकोकाइनेसिस की पावर की मदद से इनके ऊपर ये अटैक किया होता है। वो धीरे धीरे आके सारे मॉन्स्टर्स को निपटाने लग जाता है एंड देन उसके बाद वो जोश से बोलता है कि सॉरी, क्या मैंने तुम्हें इंटरप्ट किया। उसने बड़े वाले मॉन्स्टर को भी मार गिराया होता है एंड देन उसके बाद वो जोश से बोलता है कि तुम मुझे फैमिलियर लग रहे हो, क्या तुम फर्स्ट गिल्ड के हो, यानी कि हमारी गिल्ड के हो। वो बोलता है हाँ, मैं रैंक सी मर्शनरी हूँ, मेरा नाम जोश है। और फिर उसके बाद रॉल उसे बोलता है कि मुझे तुम्हारा एम्बिशन पसंद आया लेकिन तुम ये जो करने वाले थे ये बहुत ज्यादा रिस्की था। मैं जानता हूँ कि तुम एक रैंक सी मर्शनरी हो लेकिन ये जो रैंक डी गेट्स हैं ये तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा हार्ड हैं, तो अभी के लिए तुम हमारी टीम को ज्वाइन करो। बट गाइस यहाँ पे जो फन फैक्ट है वो ये है कि ये जो जोश नाम का बंदा है ये अपने रॉल को जानता ही नहीं है। उसके बाद जोश रॉल से बोलता है कि जॉइन, आखिर तुम हो कौन। अब उसके अंदर में दिखाया जाता है कि वहाँ पे बाकी के नाइट्स भी आते हैं और उनमें से एक नाइट जोश से बोलता है कि ओ, इसका मतलब ये है कि तुम यहाँ पे नए हो, बट इसका मतलब ये नहीं है कि तुम अपने मास्टर के फेस को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाओगे। ये हमारे मास्टर है, इस गिल्ड के मास्टर रॉल एस्टन। और वो बंदा एकदम शॉक हो जाता है और बोलता है कि क्या ये मास्टर है। फिर उसके बाद जेक उसको बोलता है कि तुम्हें क्या लगा था, तुमने हमारी गिल्ड ज्वाइन करी है तो तुम्हें हम इजी छोड़ देंगे। इसी सिचुएशंस के लिए हमने इतने ज्यादा बंदे हायर करे थे, तो चलो अब अपना जलवा दिखाओ। जो हमारी गिल्ड है वो सिर्फ क्वालिफाइड लोगों के लिए है, तो चलो स्टे अवेक रहो और हमें फॉलो करो। एंड देन उसके बाद रॉल सभी को गुड लक बोलता है और बोलता है कि चलो फिर सारे के सारे अपना जलवा दिखाना शुरू करो। अब उसके बाद हम लोग देखते हैं कि वो जो रैंक डी का गेट होता है उसमें से और ज्यादा मॉन्स्टर्स आ रहे होते हैं। जो अपना रॉल होता है वो बहुत तेजी से सारे के सारे मॉन्स्टर्स को निपटाते जा रहा होता है और लाइक उन्हें बिल्कुल मौका ही नहीं देता है कि वो रॉल के ऊपर कोई अगला अटैक करे और बहुत ज्यादा स्पीड में मारे जा रहा होता है। बस वो बोलता है कि मैंने जितना सोचा था यहाँ पे उससे बहुत ज्यादा मॉन्स्टर्स हैं, इसलिए अच्छा हुआ कि मैं यहाँ पे अकेले नहीं आया, मेरे साथ मेरी टीम है। वो बोलता है कि मेरे पास इतना इनफ टाइम नहीं है कि मैं सारे के सारे गाइड्स को क्लियर कर सकूं, इसलिए मुझे तेजी से यहाँ पे मॉन्स्टर्स को निपटाना पड़ेगा। फिर उसके बाद वो जो नाइट होता है वो रॉल से बोलता है कि क्या तुम्हें नहीं लगता कि यहाँ पे इतने ज्यादा एंट्रेंस है, इसका मतलब ये है कि इनका बेस भी यहीं पे कहीं पे पास में होगा। जो रॉल होता है वो से बोलता है कि हाँ तुम सही कह रहे हो, एक स्काउट को भेजो ये सब सर्च करने के लिए, और जो हमारी प्रायोरिटी है वो ये होनी चाहिए कि हमें सिविलियंस को रेस्क्यू करना है। और उतने भी रॉल के बगल से जोश निकलता है और वो आगे के सारे मॉन्स्टर्स को मारने लग जाता है। लाइक ऐसा लग रहा होता है कि उसे रॉल के सामने प्रूफ करना है कि वो कितना ज्यादा माहिर सोल्जर है। एंड वो बहुत तगड़े तगड़े अटैक्स उन मॉन्स्टर के ऊपर कर रहा होता है और उसने बहुत सारे मॉन्स्टर्स को निपटा भी दिया होता है। और वहीं जो जेक होता है वो रॉल से बोलता है कि ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा स्पेशल है। उसके बाद रॉल बोलता है कि इसका नाम जोश है ना। जो इसकी स्वॉर्ड स्किल्स हैं वो बहुत ज्यादा रफ हैं, लेकिन जो इसके सेंसेस है वो बहुत ज्यादा गुड है। अगर इसने माना वेल्ड करना सीख लिया तो ये आगे जाके बहुत ज्यादा बेटर बन सकता है। अब उतने में रॉल के पास एक सोल्जर आता है और वो रॉल से बोलता है कि मास्टर, हमने एक रैटमैन बेस को ढूंढा है एक फॉरेस्ट के पास में, लेकिन दिक्कत ये है कि हमने वहां पे किसी भी सिविलियंस को नहीं देखा। जो बेस है वो बहुत ज्यादा बड़ा है लेकिन वहां पे अब कोई भी मॉन्स्टर्स नहीं है, और हमने ये भी मेक श्योर कर लिया है कि अब गेट के आसपास कोई भी सिविलियंस
सिविलियंस नहीं है और इसका मतलब ये है कि अब हम एकदम सेफ साइड में हैं, तो अब हम इवैक्यूएशन शुरू कर सकते हैं। रॉल बोलता है कि स्टिल अपना ध्यान देना कि तुम हर जगह सर्च करो, हम किसी भी सिविलियन को नहीं खो सकते हैं। गेट को क्लियर करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे ज्यादा हमारी प्रायोरिटी ये होनी चाहिए कि हमें सिविलियंस को रेस्क्यू करना है। एंड देन उसके बाद रॉल जोश को बोलता है कि जोश तुम मेरे साथ बेस में चलो। एंड देन उसके बाद वो सभी से एकदम जोश में बोलता है कि आज की रात बहुत ज्यादा लंबी होने वाली है, तो सारे के सारे तैयार हो जाओ। एंड बस इसी के साथ हमारा चैप्टर नंबर 34 भी खत्म हो जाता है। चैप्टर नंबर 35 की स्टार्टिंग में हम लोगों को दिखाया जाता है कि जो रॉल होता है वो अपने भाई के साथ मीटिंग कर रहा होता है और उसका भाई उससे बोलता है कि ब्रदर, ऐसा लगता है कि सिर्फ एक रात के इंसिडेंट से ही तुम बहुत ज्यादा थक चुके हो। क्या लास्ट नाइट के इंसिडेंट के बाद तुम इतने ज्यादा एग्जॉस्ट हो चुके हो? इसका मतलब ये है कि हमें साथ में और ज्यादा वर्कआउट करना चाहिए ताकि तुम्हारी फिजिकल एबिलिटी और ज्यादा बढ़ सके। रॉल बोलता है कि अभी ये टाइम इस टाइप की बातें करने के लिए नहीं है, मुझे ये बताओ कि तुम्हारी साइड क्या हुआ। उसका भाई डायलन उससे बोलता है कि आखिर तुम इतना ज्यादा वरीड क्यों हो? हमारे पास ऑलरेडी इस चीज की इन्फॉर्मेशन थी, तो हम लोगों ने अपनी प्रिपरेशन एकदम अच्छे से कर रखी थी। जो रॉल होता है वो उससे पूछता है कि आखिर उस साइड कितने ज्यादा गेट अपीयर हुए। डायलन बोलता है कि अराउंड 100 गेट्स, जिसमें से 10 जो थे वो रैंक डी के गेट्स थे, तो वो ऐसा कुछ खास नहीं था। रॉल एकदम शॉक होते हुए बोलता है कि क्या 100 में से 10 गेट्स रैंक डी के थे? आखिर इससे ज्यादा वर्स और क्या हो सकता है? उसका भाई बोलता है कि तुम इतने शॉक क्यों हो रहे हो, ये सच में बहुत ज्यादा कम थे। रॉल उससे बोलता है कि आखिर तुमने मुझे क्यों नहीं बुलाया, क्या मुझे यहाँ पे आना चाहिए और तुम्हारी हेल्प करनी चाहिए? उसका भाई बोलता है कि आखिर तुम क्या बात कर रहे हो, सब चीज ठीक हो चुकी है, सिचुएशन इतनी भी ज्यादा टफ नहीं थी, हमने लगभग आधे दिन में ये सब कुछ निपटा दिया। और वैसे भी जो फादर हैं तुम उनको हल्के में ले रहे हो क्या? हमारी एस्टन फैमिली में बहुत अच्छे अच्छे नाइट्स हैं, जैसे कि द गोल्डन बियर, हाई मास्टर ट्राइवर और कमांडर अर्नेस्ट, इसके अलावा और ज्यादा अच्छे अच्छे सोल्जर्स। उन सभी की लाइफ काफी टाइम से बहुत ज्यादा बोरिंग चल रही थी, उनकी लाइफ में बिल्कुल भी एडवेंचर नहीं हुआ था। तो कल वाले इंसिडेंट के बाद उन्होंने दोबारा पुरानी वाली फील महसूस करी और उनको लाइफ में मजा आया। उन सभी ओल्ड मैन को दोबारा ऐसे काम करते हुए देखना काफी ज्यादा एक्साइटेड था, है ना? और जो रॉल होता है वो अपने मनी मन में बोल रहा होता है कि ओ हाँ, मैं तो भूल ही चुका था कि जो मेरी फैमिली है वो बिल्कुल भी नॉर्मल फैमिली नहीं है। फिर उसके बाद रॉल उसे बोलता है कि मैं जानता हूँ कि ये सब कुछ सेफली खत्म हो चुका है, लेकिन सच में रेकलेस था, तुमने मुझे बता देना चाहिए था कि इतने ज्यादा रैंक डी के गेट्स हैं, तुम आखिर अकेले ये सब डेंजरस भी हो सकता था। एंड देन उसके बाद जो डायलन होता है वो बोलता है कि लीव इट फॉर वर्ड, आखिर तुम यहाँ क्यों आना चाह रहे हो? तुम वहाँ अपनी मिस्टीरियस पावर की वजह से अपना काम करो, यहाँ की दिक्कत मत लो, हम सब कुछ संभाल लेंगे। वो बोलता है कि रॉल मेरी बात सुनो, जो एस्टन काउंटी है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, फादर और मैं इतने ज्यादा वीक नहीं है जितना तुम हमें समझ रहे हो, तुम्हें हमारे बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। हम हमेशा किसी भी एनिमी के लिए रेडी हैं, चाहे नंबर ऑफ गेट्स इससे ज्यादा होता तो भी फर्क नहीं पड़ता, हम उन सभी को निपटा देते। एस्टन बिल्कुल भी वीक नहीं है, तो हमें तुम्हारे नाइट्स के हेल्प की जरूरत नहीं थी, समझे? एंड देन उसके बाद वो बोलता है कि फ्यू 100 गेट्स भी हमारे लिए बहुत ज्यादा इजी हैं, अगर इससे ज्यादा भी गेट्स होते तो हम देख लेते। फिर उसके बाद वो रॉल से बोलता है कि रॉल सुनो, हमारे बारे में बिल्कुल भी चिंता मत करो, फादर और मैं यहाँ पर हैं। एंड देन उसके बाद जो रॉल होता है वो उससे बोलता है कि ठीक है, मुझे लगता है कि मैं कुछ ज्यादा ही एरोगेंट हो गया था। फिर उसके डायलन बोलता है कि तो अब तुम्हें बात समझ में आई, और वैसे भी तुम मेरे सामने स्ट्रांग बनने की कोशिश कर रहे हो, तुम मेरे सामने कुछ भी नहीं हो, समझे? और उसके बाद वो बोलता है कि ओ राइट, मैं तुम्हें ये चीज बताना तो भूल ही गया, जो गेट्स अपीयर हुए थे उनमें से कुछ गेट्स ऐसे हैं जो अभी भी डिसअपीयर नहीं हुए हैं, हमने उनको क्लियर कर दिया है लेकिन वो डिसअपीयर नहीं हुए, आखिर ऐसा क्यों हुआ? रॉल बोलता है कि क्या गेट्स डिसअपीयर नहीं हुए, लेकिन आखिर ऐसा क्यों हुआ? अब उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जो रॉल होता है वो अपनी गिल्ड वालों के साथ मीटिंग कर रहा होता है और वो सभी को बताता है कि गेट्स को क्लियर करने के बाद भी वो डिस्ट्रॉय नहीं हुए। मेरे ब्रदर ने मुझे ऐसा बताया कि जो रैंक ई और डी के गेट्स हैं वो अभी भी डिसअपीयर नहीं हुए हैं और उनमें कुछ खास डैमेज तो नहीं है, लेकिन आखिर ये सब क्यों हुआ, इसके लिए हमें सच में वरी करना चाहिए। वो जो दूसरा बंदा होता है वो बोलता है कि क्या ये कोई ह्यूज प्रॉब्लम नहीं है, हमें इसको ऐसे ही अनदेखा नहीं करना चाहिए, जरूर इसका कुछ ना कुछ रीजन होगा। एक बंदा बोलता है कि अगर हमने अपने और मैन को सर्विलियंस में भेजा तो जो हमारी डिफेंस स्क्वाड है वो कम पड़ सकती है, हमें इसको फिगर आउट करना पड़ेगा जल्द से जल्द। फिर इसके बाद जो रॉल होता है वो बोलता है कि मुझे ये चीज फिगर आउट करनी ही पड़ेगी कि आखिर गेट्स डिसअपीयर क्यों नहीं हो रहे हैं, और अगर देखता हूँ इसका कोई और तरीका होता है तो। फिर उसके बाद बर्नार्ड पूछता है कि तो क्या हमें और आदमी प्रिपेयर करने चाहिए? रॉल बोलता है नहीं, हम सिर्फ कुछ टाइम के लिए ही जा रहे हैं, तो
मुझे अपने साथ सिर्फ फ्यू एलिट्स ही चाहिए, जैसे कि मैं, फिलिप, जेक और पियर्स। जो फिलिप होता है वो बोलता है कि क्या ये कुछ ज्यादा ही कम नहीं है? रॉल बोलता है नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, हमें फिलहाल बस घर जाना है और वहाँ की सिचुएशन को संभालना है, क्योंकि मैं उन्हें अकेले इतना मेहनत करते हुए नहीं देख सकता हूँ। और फिर उसके बाद रॉल बोलता है कि हम शायद सिविलियंस को भी ढूंढ ले, तो जो मैन है उनको स्काउट गेट पे रेडी रखना। बर्नार्ड होता है वो बोलता है ओके अंडरस्टूड। फिर उसके बाद जो जेक होता है वो बोलता है कि ये सब मुझे पुराने दिनों की याद दिला रहा है, क्या हमें साथ में एक लंच बॉक्स भी प्रिपेयर कर लेना चाहिए? वही जो दूसरा नाइट होता है वो बोलता है कि क्या ओल्ड डेज, हमें सिर्फ 2 महीने हुए हैं अभी ये चीज में आए हुए और तुम इतनी जल्दी ये चीजों को पुराने दिन बना बैठे। फिर उसके बाद जो फिलिप होता है वो बोलता है कि ये हम कोई पिकनिक में नहीं जा रहे हैं, तो अपने गार्ड डाउन मत करो। और जो जेक होता है वो बोलता है कि ये सिर्फ एक जोक था, समझे। एंड देन उसके बाद हमें दिखाया जाता है एक रैंक डी का गेट, जहाँ पे हम देखते हैं कि और ज्यादा मॉन्स्टर्स अपियर हो चुके होते हैं। एंड देन उसके बाद रॉल उन सभी को निपटा चुका होता है और अपने टीम मेंबर्स से पूछता है कि क्या तुम में से कोई अभी तक घायल हुआ है या कोई थका तो नहीं है? और जो उसके सोल्जर्स होते हैं वो बोलते हैं कि क्या थकने की बात कर रहे हो, अभी तो हम सिर्फ वार्म अप कर रहे हैं, अभी हम ऐसे कितने सारे सोल्जर्स को निपटा सकते हैं। फिर उसके बाद रॉल बोलता है कि हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है, तो हम जितनी जल्दी इन मॉन्स्टर्स को निपटा सकें उतनी जल्दी हमें इन्हें निपटाना पड़ेगा। एंड देन उसके बाद रॉल के सारे सोल्जर्स उनके ऊपर अटैक करने लग जाते हैं और वो सारे के सारे बहुत जल्दी उन सारे मॉन्स्टर्स को मार रहे होते हैं और बोलते हैं कि हम इनसे बहुत ज्यादा बोर हो सके हैं। एंड देन उसके बाद हम देखते हैं कि सारे के सारे ऑलमोस्ट मॉन्स्टर मर चुके होते हैं और रॉल बोलता है कि ठीक है फिर अब यहाँ पे आई गेस कुछ भी नहीं बचा। एंड देन उसके बाद जो जोश होता है वो बोलता है कि जो रफ टेरेन है वो थोड़ा सा ट्रबलसम हो सकता है, लेकिन वहाँ पे कुछ ज्यादा ऑर्डिनरी चीज नहीं है, ऐसा लगता है कि यहाँ पे कोई भी सिविलियंस नहीं है। जो रॉल होता है वो अपने मन ही मन में बोल रहा होता है कि ये इस वे में बने हैं कि जो नॉर्मल सिविलियंस हैं वो इसे अप्रोच नहीं कर सकते हैं, सिर्फ प्लेयर्स अप्रोच कर सकते हैं। वो बोलता है कि जो गेट और डंजन होते हैं वो इजीली क्लियर किए जा सकते हैं बाय एनपीसीज ऑफ कनेक्ट। एनपीसी यानी नॉन प्लेयर कैरेक्टर, जैसे कि जो इधर नॉर्मल बंदे हैं रॉल के अलावा, क्योंकि जो एनपीसीज होते हैं वो सिग्निफिकेंटली स्ट्रॉन्गर होते हैं देन द प्लेयर्स। लेकिन जो प्लेयर्स होते हैं वो इस चीज को लेकर ओके नहीं होते हैं, इसलिए यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रेस्ट्रिक्शंस हैं ऑन गेट्स एंड डंजन्स। जो एनपीसीज हैं उनको अलाउ नहीं किया गया है गेट या डंजन में एंटर करना। और फिर उसके बाद रॉल बोलता है कि मुझे जल्द से जल्द कुछ ना कुछ फिगर आउट करना ही पड़ेगा। एंड देन उसके बाद उसको सिस्टम नोटिफिकेशन आती है कि जितने भी गेट क्लियर कंडीशन हैं वो हो चुकी हैं पूरी और हिडन स्पेस भी डिस्कवर कर लिया गया है। और अब जो तुम्हारा क्वेस्ट है वो है गार्जियन एलिमिनेशन, जो जिसमें कि तुमको सारे के सारे गेट गार्जियन को एलिमिनेट करना पड़ेगा। जो रॉल होता है वो बोलता है कि एक हिडन क्वेस्ट, वैसे तो मैं हिडन क्वेस्ट देख के नॉर्मली हैप्पी होता हूँ, लेकिन अभी मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं क्वेस्ट करूँ। एंड देन उसके बाद रॉल सभी से पूछता है कि क्या आप सभी ने क्वेस्ट देखा? सारे के सारे बोलते हैं यस। एंड देन उसके बाद फिलिप पूछता है कि क्या हमें गार्जियंस को खुद से ढूंढना पड़ेगा? मुझे नहीं लगता है कि अब यहाँ पे कोई और गार्जियन बचे हैं जितने हमने कल से फाइट किया है। उसके बाद जो अपना जोश होता है वो बोलता है कि मास्टर क्या जिस गार्जियन के बारे में आप बात कर रहे हैं क्या कहीं वो तो नहीं है? और वो एक गार्जियन की तरफ को इशारा करता है और हम देखते हैं कि एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर वहां पे आया होता है, जो कि होता है रैंक ई गेट गार्जियन, जो कि होता है डार्क करप्टेड गॉब्लिन। एंड बस यहीं पे हमारा चैप्टर नंबर 35 भी खत्म हो जाता है। अब चैप्टर नंबर 36 की स्टार्टिंग में हम लोगों को दिखाया जाता है कि सारे के सारे लोग इस जाइंट गॉब्लिन को देखकर बहुत ज्यादा शॉक हो जाते हैं और बोलते हैं कि ऐसा लगता है कि यही है वो गार्जियन इस प्लेस का। जेक इसे देखकर खुश होता है और बोलता है कि ये अपने आप हमारे पास आ गया, इसने तो हमारी जॉब को और ज्यादा इजियर बना दिया। वहीं जो दूसरा बंदा होता है अपना जेक, वो बोलता है कि सॉरी नॉट जेक, फिलिप। वो बोलता है कि मुझे लगता है कि अब हमें और ज्यादा सर्च नहीं करना पड़ेगा इसके लिए, ये खुद ही हमारे पास आ गया। फिर उसके बाद जो जोश होता है वो बोलता है कि आप सब रुक जाओ, मुझे इसे हैंडल करने दो। लेकिन जो रॉल होता है वो बोलता है कि नहीं, इसको मैं हैंडल करूंगा अकेले, कोई भी बीच में इंटरफेयर मत करना। उसके बाद जो जेक होता है वो बोलता है कि यंग मास्टर आखिर आप पर्सनली इसमें स्टेप इन क्यों कर रहे हैं? वहीं जो फिलिप होता है वो बोलता है कि आखिर तुम क्या कह रहे हो, यंग मास्टर है वो हमेशा आगे चलते हैं। रॉल उससे बोलता है कि ऐसा इसलिए क्योंकि जो तुम एनपीसीज हो, तुम इसको मारने पे कोई भी रिवॉर्ड नहीं पाओगे। हम ग्रेट रिवॉर्ड्स एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं ई ग्रेट गेट से, लेकिन मेरे में थोड़ा केस डिफरेंट होगा, इसलिए मुझे ये करना पड़ेगा। वो बोलता है कि मैं टेस्ट करना चाहता हूँ कि इस गार्जियन को डिफीट करके अगर मैं खुद डिफीट करूँ तो क्या गेट डिसअपियर होगा या नहीं। एंड देन उसके बाद जो रॉल होता है वो उस गार्जियन को डिफीट करने के लिए आगे बढ़ने लग जाता है और उन दोनों की फाइट शुरू हो जाती है और वो बहुत तगड़े तगड़े अटैक्स में उस गार्जियन को हराने लग जाता है। सारे के सारे लोग रॉल की तारीफ कर रहे होते हैं कि ये तो एक्सपेक्टेड ही था, तुमने इसे बहुत इजीली हरा दिया, इवन ये गार्जियन नहीं भी होता तो भी ये यंग मास्टर के मैच का नहीं था।
वहीं जो जोश होता है वो भी रॉल की पावर्स को देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और इम्प्रेस हो जाता है और बोलता है कि इन्होंने सिर्फ उसके ब्लो को ब्लॉक ही नहीं किया बल्कि एक अच्छी खासी उसके ऊपर इम्पैक्ट भी डाला। क्या यही होता है एक ट्रू गिल्ड मास्टर ऑफ अ स्किलफुल गिल्ड? हाँ, ये बिल्कुल ऐसा ही है। और जो रॉल होता है वो उस मॉन्स्टर के ऊपर खड़ा होता है। रॉल बोलता है कि क्या यही लेवल है एक ई ग्रेड गेट के गार्जियन का? एक कोई इनएक्सपीरियंस मर्सिनरी भी इसके खिलाफ ज्यादा स्ट्रगल नहीं करेगा और इसको आसानी से हरा देगा। फिर उसके बाद अपने मन ही मन में बोल रहा होता है कि गार्जियन को डिफीट करने के बाद जो गेट है उसने नॉर्मली कोलैप्स कर देना चाहिए, लेकिन अभी तक आखिर सिस्टम में कोलैप्स का मैसेज क्यों नहीं आया? एंड देन उसके बाद सिस्टम में ऐसा मैसेज आ भी जाता है, लेकिन अचानक से उस पर कुछ एरर आ जाता है और कंपलसरी पावर एक्टिवेट हो जाती है और जो गेट कोलैप्स होता है उसको नहीं होता है। रॉल एकदम शॉक हो जाता है और बोलता है कि आखिर ये सब क्या हो रहा है, ये गेट कोलैप्स क्यों नहीं हुआ? फिर इसके बाद जो रॉल होता है वो अपनी टीम मेंबर्स को दिखाता है एक कोर स्टोन। वो बोलता है कि ध्यान से देखो, ये होता है कोर स्टोन जो कि हर्ट होता है एक पावर आर्मर का। हमें पता चलता है कि ये कोर स्टोन ग्रेड ई का होता है और ये पाया जाता है सिर्फ गेट्स और डंजन्स में और ये एक हाईली फ्यूजिबल मैटर होता है। फिर उसके बाद उसके टीम वाले पूछते हैं कि क्या ये उस गॉब्लिन के हर्ट में था? रॉल बोलता है हाँ, ये एक ऐसी चीज है जिसे हमें कलेक्ट करनी चाहिए। अगर हमने सेवरल कलेक्ट कर ली है तो तुम एक पावर आर्मर का इंजन बना सकते हो। फिर उसके बाद उनके आपस में बातें चल रही होती है कि एक एक्सपेंसिव और स्ट्रेंज आइटम होगा ना। दूसरा वाला बोलता है क्यों, अभी तक आखिर तुम क्या सुन रहे थे? वहीं जो रॉल होता है वो अपने मन ही मन में बोल रहा होता है कि मैंने पर्सनली भी इस गार्जियन को हराया, लेकिन अभी तक जो गेट है वो कोलैप्स नहीं हुआ। इसका मतलब ये है कि हम अभी भी सिनेरियो को नहीं समझ पाए हैं। और वैसे भी मैंने कभी भी सिनेरियो से मैस करने का प्लान नहीं किया था, हमें कुछ और देखना पड़ेगा। और नाउ अब ये चीज हो चुकी है तो हम इसे यूज करेंगे और ज्यादा स्ट्रांग बनेंगे। और फिर उसके बाद वो अपनी टीम मेंबर से बोलता है कि ओके, अब हमारा मिशन पूरा हो चुका है, अब से हम सारे के सारे डी ग्रेड गेट जितने भी अपीयर होंगे हमें उन्हें क्लियर करना है। हम नॉन स्टॉप सर्च करेंगे सबके लिए और सबके सब हमेशा अलर्ट रहना। सारे के सारे सोल्जर्स बोलते हैं यस, हमें आपकी कमांड का इंतजार रहेगा। और फिर उसके बाद रॉल बोलता है कि हमें एक और मर्सिनरी चाहिए नेक्स्ट गेट के लिए। और वो जोश से बोलता है कि जोश, क्या तुम हमें ज्वाइन करोगे? वो बोलता है कि तुम्हें देखकर मुझे लगता है कि तुम आगे जाके शाइन कर सकते हो, तो क्या मुझे तुम्हें अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए? क्या तुम शाइन करोगे? और जो जोश होता है वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है और जोश में बोलता है कि यस, अंडरस्टैंड सर। रॉल उससे बोलता है देन ग्रेट, लेट्स गो। अब उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जो रॉल होता है वो जिस जगह पे आया होता है वो बोलता है कि क्या ये जगह कोई डंजन है या कोई ऑर्डिनरी अंडरग्राउंड केव है। वो बोलता है कि अगर हमें यहाँ पे कोई लाइट नहीं दिखी तो यहाँ पे अंदर बहुत ज्यादा अंधेरा हो सकता है। एंड देन उसके बाद वो सिस्टम विंडो खोलता है और बोलता है कि मैंने इस तरह की सिचुएशन एक्सपेक्ट नहीं करी थी, लेकिन मैं ग्लैड हूँ कि मैं ये चीज अपने साथ लाया हूँ। रॉल सभी से बोलता है कि सारे साथ में रहो और गेट के पास रहना, ये डेंजरस हो सकता है। एंड देन उसके बाद वो अपने सिस्टम से एक लालटेन निकालता है और बोलता है कि तो चलो आगे बढ़ना शुरू करते हैं। वहीं जो जेक होता है वो बोलता है कि ये एक मैजिक लैंप है, ये तो एक रेयर आइटम है ना। और फिलिप बोलता है कि मैंने आज से पहले ऐसा कुछ नहीं देखा था, ये सच में बहुत ज्यादा रेयर है। रॉल बोलता है कि हम इससे आसपास देख सकते हैं, लेकिन ये डेंजरस होगा अगर हम इस लैंप से दूर गए, तो इसलिए कोई भी सेपरेट मत होना और साथ में रहना फाइटिंग के वक्त भी, ठीक है? सारे के सारे उसको अंडरस्टूड बोलते हैं। एंड देन उसके बाद रॉल जोश को बोलता है कि जोश, ये तुम्हारा फर्स्ट मिशन है, तो जो लालटेन की जिम्मेदारी है वो तुम्हारी है। जोश होता है वो थोड़ा सा मतलब हैरान सा हो जाता है और बोलता है कि क्या मेरी जिम्मेदारी? आखिर आप मुझे इतना वैल्यूएबल आइटम क्यों दे रहे हैं? रॉल उसको बोलता है कि मैं तुम पे ट्रस्ट करता हूँ क्योंकि तुम इस चीज के कैपेबल हो। हमें दिखाओ कि तुम आखिर क्या कर सकते हो और तुम हमारी गिल्ड के एक प्रॉमिसिंग मेंबर बन सकते हो। जोश बोलता है कि क्या प्रॉमिसिंग मेंबर? एंड देन उसके बाद वो बोलता है कि यस, अंडरस्टूड, मैं अपनी लाइफ लगा के भी आपके साथ रहूंगा, मतलब अपना बेस्ट दूंगा, कहने का मतलब है। रॉल अपने मन ही मन में बोल रहा होता है कि माना तुम ये चीज रियलाइज नहीं कर पा रहे हो, लेकिन मैं रियलाइज कर पा रहा हूँ कि तुम बहुत ज्यादा लकी हो। वो अपने मन ही मन में जोश के लिए बोलता है कि तुम बहुत जल्द एक एस रैंक मशीनरी बन जाओगे और सारे के सारे लोग तुम्हारे बारे में बात करेंगे, तुम में वो पोटेंशियल है। उसके बाद जो अपना रॉल होता है वो पियर्स को बोलता है कि पियर्स, आखिर क्या तुम्हें कुछ दिखा? क्या कुछ चीज है यहाँ पे जो थोड़ी सी वो है सस्पेक्टिंग? जो पियर्स होता है वो बोलता है कि मुझे डार्कनेस में कुछ मूवमेंट दिख रही है। अभी के लिए तो मैं सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन सच में कुछ ना कुछ इंटेंट तो दिख रहा है मुझे इधर। एंड देन उसके बाद जो पियर्स होता है वो कुछ अटैक करता है और बोलता है कि मतलब वो कुछ नहीं बोलता, रॉल उसको बोलता है कि क्या हुआ, तुमने कुछ ढूंढा है क्या? और पियर्स बोलता है कि राइट नाउ तो अभी मैंने कुछ नहीं ढूंढा, लेकिन मेरे भी यहाँ पे कुछ मिल सकता है। फिर उसके बाद पियर्स सबको बोलता है कि वो ऑलरेडी स्प्रेड हो चुके हैं, उन्होंने हमें चारों तरफ से घेर लिया है। एंड देन उसके बाद
रॉल सभी को बोलता है कि ये जाइंट बैट्स हैं, ये लाइट को चेज करते हैं और अटैक करते हैं, तो सारे के सारे केयरफुल हो जाओ। एंड देन उसके बाद जोश के हाथ में लाइट होती है और बोलता है कि क्या लाइट, और वो सारे के सारे जोश के ऊपर अटैक कर देते हैं। फिर उसके बाद जो रॉल होता है वो जोश को बोलता है कि जोश अभी के लिए लैंप को नीचे रख दो, ये तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा है, तुम अकेले इनसे डील नहीं कर पाओगे। तो जोश होता है वो बोलता है कि ये बैट्स कितने ज्यादा इरिटेटिंग है। वो बोलते हैं कि क्या इनकी इतनी हिम्मत कि ये मुझसे डेयर करेंगे, और वो सारे के सारे बैट्स को निपटा देता है, लाइक सारे के सारे एक हाथ में लालटेन पकड़ के। हम देखते हैं कि जो लैंप होता है उसमें खरोच भी नहीं आई होती है और उसने सारे के सारे बैट्स को हरा दिया होता है। और जो अपना फिलिप्स होता है, सॉरी जो अपना जेक होता है, वो बोलता है कि रॉल तुम्हें नहीं लगता कि तुमने इसे कुछ ज्यादा ही ओवर प्रेस कर दिया और ये सच में उसके लायक है। रॉल बोलता है कि इसे प्रेस करना अच्छी बात है, देखो इसने अपना कितना ज्यादा अच्छा प्रूफ दिया है। एंड देन उसके बाद जो जोश होता है वो सभी से बोलता है कि हे सीनियर्स, क्या तुम बस देखते रहोगे या यहाँ आके मेरी हेल्प भी करोगे। और जो वो लोग होते हैं वो बोलते हैं कि रूकी तुम बहुत ज्यादा स्लो, मतलब मजाक मजाक में बोलते हैं। एंड बस इसी के साथ हमारा चैप्टर नंबर 36 खत्म हो जाता है। सो बस गाइस इस वाले एपिसोड के लिए फिलहाल इतना ही रखते हैं, बाकी की स्टोरी हम लोग कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बाकी हम मिलेंगे आपसे अगला एपिसोड में, तब तक के लिए सायोनारा।